अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं रूही एट 10। नाजरीन, आज के जो मौजू है वो दो अहम मौजू हैं। आजकल सैलाबी सूरत हाल के बारे में हर इंसान ही जानता है, और साथ ही अगर हम बात करें तो तालीम की, बच्चों की तालीम में बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। इसी हवाले से आज मैंने ये प्रोग्राम रखा और मैंने कहा कि आज मौका मिलेगा इसी हवाले से बात करने का कि इस तरह की सिचुएशन में बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दी जा सकती है, और बच्चों का जो तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर एक ज़ुहैब बुखारी भी मौजूद हैं और ग़ुलाम हुसैन खोसा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों गेस्ट को वेलकम। मैं सबसे पहले जो मेरा ज़ुहैब बुखारी से सवाल है, जानते हैं आप कि जिस तरह की सिचुएशन है आजकल, और सैलाब ने तो पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है, और अब जो हालिया सूरत हाल है इसके बाद सैलाब मुतासिरीन के घरों को वापसी शुरू में, मतलब सैलाब मुतासिरीन को किन मसाइल का सामना है, ज़रा इस बारे में आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी देखें कि अभी हम जो फ्लड की सिचुएशन है उससे हम नहीं निकल सके, क्योंकि एक फेज़ तो ख़त्म हो गया कि पानी आया और अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ के चला गया। अब उन दास्तानों पर जो है वो दूसरा मरला जो है वो शुरू हो चुका है कि जो लोग कैंपों में मौजूद थे या जो लोग जो है वो कोई बंद के ऊपर मौजूद थे, खैमा बस्तियों में आबाद थे, तो अब वो सिलसिला शुरू हुआ कि उन्होंने अपने घरों को वापसी जो है वो जाना है। अच्छा, अब वापसी का मरला तो शुरू हो गया है, लेकिन जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं वो काफ़ी अफसरदा भी हैं, क्योंकि जो पक्के घर थे या कच्चे घर थे, मैक्सिमम कैपेसिटी में वो घर जो है वो तबाह व बर्बाद हो गए। जो कच्चे घर थे वो तो वैसे ही जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। वो तो अब वो सिस्टम चलेगा, पटवारी और वो कानून गो और वो अपने मामला जो भी होंगे, वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। और उसके बाद जो पक्के घर थे वो भी बहुत हद तक जो है वो डैमेज हुए हैं। अगर जहाँ पर पानी खड़ा था तो वो दीवारें फट चुकी हैं। वो जो एरे थे या आपका कह लें कि जो लेंटर था या जो भी घर की सूरत हाल थी, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हमने खुद भी देखा, मैं खुद भी गुज़िश्ता कुछ 4 दिन से इसी चीज़ पे जो है वो वर्क कर रहा हूँ, और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत में जा रहे हैं, मुख्तलिफ बस्तियों में जा रहे हैं, और ऐसे मनाजिर हैं कि क़यामत खेज़ मनाजिर हैं। और जो सड़कें हैं, सही सलामत सड़कें हैं, वो जब पानी ने जो है वो उनको काफ़ी डिस्टर्ब किया, सड़कें भी कट गई हैं, कटाव हो गया है। सड़क मतलब अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक बस्ती से दूसरी बस्ती जाना है, तो वो आपस में जो कनेक्शन है सड़क ख़राब होने की वजह से वो भी काफ़ी डिस्टर्ब जो है वो हो गया। आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर कुछ सड़क टूट जाए या टूट फूट का शिकार हो जाए तो फिर उसको बनने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। एक प्रोसीजर है। बिल्कुल ऐसा वो एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो फिर महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, और सो ऑन टाइम आगे जा सकता है। तो ये ऐसी बस्ती हैं जिनके आपस में कनेक्शंस भी डिस्टर्ब हुए हैं। उसके साथ साथ जो घरों की सूरत हाल है वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग है, बड़ी क्रूशल सूरत हाल है। और अब जो इंतज़ामिया है वो भी यही कह रही है कि जिन लोगों के घरों से पानी कम हो गया है वो अपने घरों को वापस जो है वो बिल्कुल। ये जैसे आप बता रहे हैं, मैंने ऐसे कल रिपोर्ट भी देखी, उसमें ये बता रहे थे कि जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने मैंने बोला, खुद वो बिल्कुल एसी सिटी साहब के साथ मैंने जी किया जी था। बिल्कुल। तो कल मैंने कैंप्स भी उनके साथ विज़िट किए, अब्दुल समीद शेख साहब के साथ, और वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया के लोगों को ज़रा कम्युनिकेशन का बड़ा ज़रा इशू है उन लोगों को बताना, क्योंकि वो लोग पहले ही मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। ये आम बात नहीं है। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली भी टेकअप किया, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी को कवर कर रहा हूँ और अली कासिम गिलानी साहब का ये हल्का है, और वो खुद बहुत अरसे से इवन कि अभी ये सिर्फ ऐलान हुआ था कि सैलाब ने जो है वो इस तरफ आना है, और वो तब से ही एवैक्यूएशन का काम कर रहे हैं अली कासिम गिलानी साहब। तो ये दाद उनको जो है वो जाती है कि वो एवैक्यूएशन का काम, क्योंकि लोगों को अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, उनको कायल करना कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो अपने घर छोड़े। तो लोगों के साथ मुज़ाकरात करने पड़े, वो ज़मीन पे भी बैठे हैं तो उनको मुज़ाकरात करने पड़े। वो कैसे जैसे तैसे करके उन्होंने 95% लोगों को जो है वो बाहर निकाला। अच्छा 5% वो लोग थे कि यार हमारे घरों में चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, तो इस सेंस में वो लोग वहाँ बैठे रहे। जब पानी बढ़ा तो फिर उन लोगों को भी वापस आना पड़ा। जाहिर है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है, और उन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये हुकूमत के और महकमा आपाशी के भी जो नंबर से उससे भी ऊपर तजावुज़ कर गया ये सूरत हाल। मतलब कि गवर्नमेंट के भी
वहमो गुमान में नहीं था कि ये इतनी तबाही मचा सकते हैं, या फिर जो हमारे जो महकमा आपाशी के जो लोग हैं उनको भी नहीं पता था कि ये सूरत हाल इस सूरत हाल में आ सकती है। तो फिर मैंने कल वो इसी सिटी साहब के साथ भी सारे मामला हमने देखे और हमने कहा अच्छा कुछ ख़ानदान ऐसे थे, ये बस्ती लंगड़ियाल की बात कर रहा हूँ, अच्छा। उनकी बच्चियों के जो शादी करनी थी, उनका जो जहेज़ था वो सब बह गया, वो सब उसमें बह गया। जाहिर सी बात है, कोई बस नॉर्मल ही कैपेसिटी में वो लोग चीज़ें परचेज करते हैं, थोड़ा सा भी अगर उसको पानी लग जाए तो वो फिर आपको पता है कि क्या सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है। तो उन ख़ानदानों की क्या सूरत हाल होगी जिन्होंने उसके फिर वालिद भी नहीं है बच्चे का। तो उस कैपेसिटी में भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कुछ मुखैर हजरात से भी और अली कासिम गिलानी साहब से भी कि वो इन चीज़ों को जो है वो पर्सनली टेकअप करें। तो हुकूमत इस हवाले सेक्शन ले रही है? देखिए हुकूमत, ये वो चीज़ें हैं जो अभी बियॉन्ड अपनी नीचे हैं, ग्राउंड सतह पे हैं। हुकूमत का ये काम है कि हमने जो लोग हैं उनको खाना देना है, हमने इनको वापस जो है वो भेजना है। अब ज़िला इंतज़ामिया के ज़िम्मे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट देगी, क्योंकि जो अभी जो इमदाद हुकूमत अनाउंस करेगी, अब वो ज़िला इंतज़ामिया उस पर वर्क करेगी। जो लोग जितना जल्दी अपने घरों को वापस जाएंगे उतना जल्दी ये सर्वे करेंगे कि किसका ज़राई तौर पे नुकसान हुआ है, किसके घर डैमेज हुए हैं, किसका क्या इशू है, किसी क्या इशू है। तो वो उस सिनेरियो में एक डाटा कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को भेजेंगे। फिर गवर्नमेंट जो है वो एक जो रिलीफ, जो इमदाद का ऐलान करेगी, वो उस बुनियाद पे करेगी। तो ये प्रोसीजर उतना ही जल्दी होगा जितना जल्दी लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। जब वापस जाएंगे तभी जाके जो है वो सर्वे स्टार्ट होगा। तो अभी भी बहुत से इलाकों में पानी खड़ा है, तो लोग अभी अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। अच्छा, बहुत से इलाकों में जो पानी है वो अभी भी मौजूद है। अब वो पानी वापस नहीं जा सकता, वो पानी वहीं जो है वो ज़मीन में खुश्क होगा पानी, और उस प्रोसीजर में भी तकरीबन कोई 1 से 1.5 महीना लगेगा उस प्रोसीजर में भी। अच्छा, 1 से 1.5 महीना तो इस प्रोसीजर में लग गया, और आगे आप देख लें कि फिर वो सर्दियों का मौसम भी जो है वो शुरू हो गया, और जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आप देखिए कि खुले आसमान तले कैसे कोई रह सकता है। और ये भी हम इन लोगों को दाद देनी पड़ेगी, जो इस पट्टी के जो लोग होते हैं, जो वो विलेज वुमेन होती है, उसका एक कल्चरल बैरियर होता है। वो कभी भी खुले आसमान तले नहीं सो सकते, और वो उनका पर्दे का बड़ा ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्होंने डैमेज किया, उनके कल्चर को डैमेज किया। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक नेचर है, वो आई और वो सिलसिला हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है, वो वक्त आया और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हुकूमत काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, हम उनका अप्रिशिएट करते हैं। साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि जो MNA यहाँ के अली कासिम गिलानी, क्योंकि उनका ये इलाका है सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, वो खुद भी काम कर रहे हैं। और अब मैंने देखा कि उन्होंने कोई बहुत से ममालिक को लेटर भी लिखा उन्होंने कि वो यहाँ पर आएँ, विज़िट्स करें, यहाँ के लोगों को खुराक दें, उनको इमदाद दें, खुश्क रोशन दें। तो फिर कल एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक डेलीगेशन भी उनके साथ मौजूद था। ठीक है। उन्होंने बताया कि हमने कई हज़ार टन जो एनर्जी बिस्कुट्स हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट्स किए हैं, और हम आने वाले दिनों में कुछ 20 से 22,000 ख़ानदानों में खुश्क राशन भी तकसीम करेंगे। उससे पहले हमने देखा कि अली कासिम गिलानी के कहने पर कुआलालंपुर से एक वफ़द आया, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो विज़िट्स भी किए। तो चीज़ें ऐसे ही जो है वो बेहतर होंगी। हमें बाहर से इमदाद की अशद ज़रूरत है। हम कहते हैं ना कि हम भीख मांग रहे हैं, लेकिन इस टाइम ज़रूरत है हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद की ज़रूरत है। और इस वक्त देखिए ना, एक किसान ने जिसने इतनी मेहनत करके अपने रकबे को काश्त किया, अब एक किसान कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 10 से 15 साल पीछे चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब एक अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? अलार्मिंग सिचुएशन है दिस कि अब बताया जा रहा है कि अगले साल जो फ्लड आएगा वो 22% ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा। तो इससे भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए कि गवर्नमेंट को अभी से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो कहते हैं ना कि डैम्स बना दिए जाएं, ये हो जाए, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। अच्छा, कि डैम्स का कोई इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि डैम्स बन जाए। अच्छा ज़ुहैब, इसी हवाले से भी मजीद बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, दानियाल बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलम से जो बात करनी थी, जो आपके रिपोर्टर हैं। जी जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, फाइन। ज़ुहैब भाई क्या हाल है? बड़ी आपकी कारकर्दगी अच्छी जा रही है, आप जाते हैं मुतासर इलाकों में से। आपके मेरे सवाल के हवाले से सवाल है
कि 2-3 दिन पहले मरियम नवाज जलालपुर गई हैं, उसके बाद बड़ा बदनज़मी के बाद प्रोग्राम देखने में मेरा एक्चुअली सवाल करने का मतलब ये है कि जो सलाबजादान इलाके हैं ना, कम से कम उनकी मॉनिटरिंग और रजिस्टरिंग होनी चाहिए। कितने लोग वहाँ पे तबाहीकारी हुई है, कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कि लोगों में बड़ा मजनी देखने में आ रही है। कुछ लोगों का सुनने में आया कि कुछ लोगों को भी तो खुराक भी नहीं पहुँच रही, कोई जज्बात बिना पर बड़ी शिकायतें सुनने में आ रही हैं। मुजफ्फरगढ़ बड़ा अच्छा दौरा रहा है हमारे सीएम मिनिस्टर का, मरियम नवाज साहिबा का, वहाँ पे कोई ऐसी शिकायत नहीं मतलब सुनने को मिली। जलालपुर में बड़ा मसला सुनने को है। तो ये लिहाजा मेरा पंजाब हुकूमत से अपील है कि ये जो ना इस्लामाबाद एरिया है ना, उनमें कम से कम चेकिंग होनी चाहिए, कितने लोग वहाँ पे हैं, किन लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये जरूर इस पे जोहेब भाई आप गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हर जगह पर दे रही है। जोहेब आप इस बारे में बताइएगा, अच्छा उसमें क्या ऐसे ऐड है ना करना कि चाहेंगे? हम मुल्तान के इशू से तो निकल गए हैं बाहर जी और अब जलालपुर, अलीपुर, सीतपुर ये वो इलाके हैं जहाँ पर सैलाब ने बहुत तबाहकारियाँ मचाई हैं और हम वो सूरत हाल जो है वो ग्राउंड्स पर भी देख रहे हैं और टीवी पर भी सूरत हाल देख रहे हैं और चीज़ों को कवर भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए देखें ना बड़ा इशू है, उनके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स में चैलेंजेस है। पहले तो लोग निकल नहीं रहे थे, अच्छा फिर डंडे से या जैसे भी लोगों को निकाला। अब जब पानी कहीं जहाँ जहाँ कम हो रहा है अब लाशें निकल रही हैं वहाँ से। तो देखें ना ये सूरत हाल, देखिए गवर्नमेंट तो पहले से ही काम कर रही है ना। हम कहते हैं कि यार गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट काम नहीं करती, लेकिन सरकार ने काम करना है। सरकार ने अपने वसाइल को बरूएकार लाते हुए इंसानी जानों को नुकसान से बचाना है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट पर उसका कीचड़ उछाला जाता है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। इतने बड़ी तादाद में लोगों को खाना पहुंचाना भी इंतज़ामिया के लिए और उनके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सी सूरत हाल है। अब हम अच्छी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ NGOs जलालपुर में काम कर रही हैं। मैं अगर किसी का नाम लूँ तो वो बड़ी जाती हो जाएगी। बहुत सी NGOs हैं कराची से यहाँ पर आई हुई हैं। हम JDC का नाम लें, JDC पूरी दुनिया में काम करती है, पूरे पाकिस्तान में काम करती है। इस वक्त उनका नाम लेने का मकसद ये है कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को एक कंबल ही दे दें। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है ना, हम क्या करते हैं कि हम वो पैट उठाया बोतलों का और हमने वो चावल के डब्बे उठाए और तकसीम करने शुरू हो गए। मैंने वो तस्वीर बनाई और ऐसे की तरह सोशल मीडिया पे कह दिया हम तकसीम कर रहे हैं। अब देखिए आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आप एक कंबल ही तकसीम कर दें। सही है, आपकी कैपेसिटी है एक कंबल, आप एक कंबल तकसीम कर दें। मेरी कैपेसिटी है मैं 5 कंबल दे सकता हूँ। अपने अपने हिस्से की जब चीज़ें आप देना शुरू कर देंगे तो हुकूमत भी रिलैक्स हो जाएगी और मसाइल भी कम हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये वक्त भी जो है वो गुजर जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो पाकिस्तानी कौम है, जब हम पे मुश्किल आती है तो फिर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा ही है। ज़ुहैब, मैं इस हवाले से मज़ीद आपसे जानूंगी कि इनके मुतासरीन के वापसी के क्या इक़दाम हैं पड़े, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान गुलाम हुसैन खोसा मौजूद हैं। नहीं, मैं अब सवाल करने लगी हूँ। सर आप बताइएगा, ये जो करंटली सिचुएशन है सैलाब की वजह से, सैलाब से मुतासरा तलबा की अगर हम बात करें तो फसलाती तालीम किस तरह सहूलत फराम कर सकती है? अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि जो सैलाब मुतासर लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिसको सेव करने के लिए सावरे वो ख़ुद भी कोशिश करते हैं। जिनमें अभी जैसे ज़िक्र हो रहा था, लोग 3-3, 4-4 दिन दरख्तों के ऊपर भी बैठे रहे पनाह लेके, या अपने घरों के ऊपर बैठे रहे, छतों के ऊपर। तो उसके बाद जब इससे निकलते हैं, ऐसा भी था कि लोग ऊपर जाके बैठे रहे, दरख्तों पे बैठे रहे। ये तो बहुत सारे वो अच्छा होता ये है कि बेटे जब ये फ्लड आता है, कुछ एरियाज़ वो होते हैं जो आपकी आबादी के करीब तरीन होते हैं, उन तक तो जल्दी इमदाद पहुँच जाती है। जो डीप होते हैं उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं, जो आपकी अप्रोच से दूर होते हैं, जिन बेचारों के पास वसाइल नहीं होते। तो हमेशा ये होता है जो गरीब होता है उसको सबसे ज़्यादा मसला होता है कि उसके पास ना कोई वसाइल होते हैं। अगर कोई बंदा अच्छा उसकी वो है तो वो उसके पास गाड़ी भी होती है, उसके पास कोई सवारी भी होती है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके लिए मसाइल होते हैं।
बहरहाल उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हमारी जो यादाश्त में 2010 में सबसे बड़ा फ्लड आया, उसके बाद 2022 में आया और 2025 में आया। तो इन एरियाज़ में मेरा अपनी असेसमेंट यही है कि जानवर भी भूख से नहीं मरा, उनको चीज़ें पहुंचती रही हैं। तो थोड़ी बहुत मुश्किलात ज़रूर होती हैं कि एक दिन में नहीं मिला तो दूसरे दिन जाके मिला, लेकिन ये नहीं है कि भूख से मर गए हैं 3-3, 4-4 दिन या 8-8 दिन तक उन लोगों को कुछ ना मिला हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट साबरे एक्टिव होने में, उसमें तो साबरे एक प्रोसीजर है, उसके बाद ये एक्टिव होते हैं। जो आपके साथ के हमसाए होते हैं, जो आपके वसेब होता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचता है और वो मेरे ख्याल में लोग पहुंचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें NGO भी हैं, मुखैर हजरात भी हैं। अच्छा, फिर छोटे छोटे इलाकों में छोटी छोटी तंजीमें होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। और लास्ट टाइम जब मुझे याद है कि 2010 में फ्लड आया था, तो हम DG खान की जिस गली में जाते थे वहाँ देगे पक रही होती थी। अच्छा, सैलाब ज़दगान के लिए। अच्छा, जब तक वो एक्टिव होती है आपकी हुकूमत, उससे पहले ये लोग सारा कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में ये है कि जब बच्चे थोड़ा सा सैलाब से रिलैक्स होते हैं तो फिर उनको अपनी एजुकेशन के लिए भी मसाइल होते हैं। तो अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर साहब बहुत सारे गिर गए हैं और इवन टीचर भी नहीं पहुंच पा रहे। इस फ्लड में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसके साथ मड आता है। अच्छा। ये नहीं है कि पानी सर गुजर जाएगा, उसके अच्छा। साथ कीचड़ भी होती है। अच्छा। कीचड़ हटाने में वो जैसे पहले सर कह रहे थे 2 से 2.5 महीने लगते हैं, या उसको ड्राई होने में या उसको हटाने में, वो इतना आसान नहीं होता। तो ये 2-2.5 महीने इन लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इससे पहले भी सारा हमारा मेरा बिल्कुल ये सवाल था भी सही आपसे कि ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है हमारा। अच्छा। हम तो बच्चों तक पहले भी हम ऑनलाइन पहुंचते हैं। अच्छा। अब भी ऑनलाइन उनके, क्योंकि अब जब से इलेक्ट्रिसिटी बहाल होने शुरू हुई है और उनके मोबाइल बहाल होने शुरू हैं, जो हमारी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड तहसीलें थीं, स्पेशली जो शुजाबाद और जलालपुर जी, हमने उनके लिए एग्ज़ाम की डेट्स भी एक्सटेंड की, उनके एग्ज़ाम मुलतवी किए और उनके एडमिशन की डेट्स भी हमने एक्सटेंड की, ताकि वो बच्चे अपने एडमिशन से ना रह जाएं और अपने एग्ज़ाम से। और इसके साथ ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ्लड आए, उन सब के अंदर अपने स्टूडेंट्स को कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। इस दफ़ा भी हमारे वाइस चांसलर साहब ने 120 मिलियन रुपीस का ऐलान किया है, जो फ्लड इफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ की है। उसमें हमारे मैट्रिक और FA के बच्चे जो है, जो हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, उनकी 100% फ़ीस माफ़ कर दी। अच्छा। और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनकी जो है ना 50% माफ़ की है, क्योंकि वो थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, वो थोड़े पैसे कमा सकते हैं या इधर उधर से अरेंज कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक और FA के बच्चे जो होते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं, इनके वसाइल ज़रा कम होते हैं। और हमने ये देखा है कि अपने असेसमेंट में कि हमारा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो होता है वो गरीब होता है। अमीरों के बच्चे तो साहब आपके जो फॉर्मल सिस्टम होता है उसमें जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो या जो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने पहले बात किया कि अमीर को क्या ही मसला। हाँ, अमीर को कोई मसला नहीं होता, सारे मसाइल तो गरीब के लिए होते हैं। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्पेशली गरीब लोगों के लिए है कि उनका ख्याल भी रखती है, उनके साथ भी खड़ी होती है और उनके लिए काम भी हम करते हैं। अच्छा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये बताइए कि ये सैलाब मुतासरा तलबा के लिए कारआमद साबित होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अच्छा, किस तरह से? इंटरनेट आपके पास मौजूद है अगर, ठीक है, तो उस पर आप क्लास आपकी ऑनलाइन हो रही होती है। ठीक है। क्लास का टाइम भी स्टूडेंट को कन्वेड होता है। ठीक है। अगर वो स्टूडेंट उस वक्त उसको नहीं अटेंड कर रहा, तो जो टीचर हमारा लेक्चर दे रहा होता है उसकी रिकॉर्डिंग उसके अकाउंट में होती है, बच्चे के अकाउंट में। सही है। तो वो किसी वक्त भी उसको डाउनलोड करके वो सुन सकता है और उसको देख सकता है। अच्छा, फासलाती तालीम मुतासरीन तक पहुँचने में किस हद तक मौसर साबित हो सकती है? और मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे में पढ़ने की थ्रस्ट होती है, हाँ, या वो होती है, हाँ, तो वो उसने सिर्फ एडमिशन लेना है, उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी खुद पहुँचती है। सिर्फ एक दफ़ा हमारा दरवाज़ा खटखटाए, फिर उसके बाद हम उसको हर हवाले से सहूलत देते हैं। अच्छा, और जो सैलाब ज़दा तलबा को अगर फासलाती तालीम में किताबों की और मवाद की फरहमी मतलब अगर मुमकिन हो तो फिर कैसे? अच्छा, किताबें तो हम साबरे हमारा जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस उसके साथ एक मुआहदा है, हमारी किताबें उनके थ्रू जाती हैं बच्चों तक। अगर उनकी किताबें इस पानी में बह गई हैं
तो हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की किताबें ऑनलाइन मौजूद रखी हैं, वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उनको किताबें चाहिए और रीजनल ऑफिस से वो रब्ता करें, जिन जिन बच्चों को ये मसला है, तो रीजनल ऑफिस उनके लिए किताबें तो प्रोवाइड करें। रीजनल दफातर का क्या है किरदार? रीजनल दफातर बच्चों के जितने मसाइल होते हैं एडमिशन में, उनके फ़ीस के, वो सारे के सारे वो सॉल्व करता है। अच्छा, तो सैलाबज़दा इलाकों में कहाँ कहाँ रीजनल ऑफिस है? रीजनल ऑफिस तो आपका मुल्तान में है। सैलाबज़दा इलाके जो आपकी तो तहसीलें हैं सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हैं, अच्छा, ये शुजाबाद और जलालपुर हैं। अच्छा, उसमें भी हमारे नुमाइंदे मौजूद होते हैं और जो बच्चों को वहाँ गाइड कर रहे होते हैं और ठीक है, उनको बता रहे होते हैं कि उन्होंने क्या, किस तरह दाखिला लेना है, किस तरह वो काम करना है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ज़ुहैब भी मौजूद हैं। ज़ुहैब से मैंने कहा था मैं ब्रेक से पहले सवाल पूछूंगी कि ज़िले की जानिब से सैलाब मुतासरीन की वापसी के लिए जो इक़दामात हैं वो क्या किए जा रहे हैं, इसका जवाब। अच्छा, उसमें ये है कि जो इंतज़ामिया थी उन्होंने जो खैमा बस्ती आबाद की थी, वो खैमा बस्ती जहाँ पर सीएम मरीम नवाज़ ने भी विज़िट किया लंगड़ियाल में, जो कासिम बिल्ले के करीब है, और चेयरमैन सेनेट जो कि इस वक्त कायम मकाम सदर हैं, उन्होंने भी वहाँ पर विज़िट किया। और उसके अलावा और भी बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पर आते जाते रहे और वहाँ पर विजिट्स भी जो हैं वो करते रहे। तो फिर जो वो खैमा बस्ती थी, उस खैमा बस्ती को फिर कन्वर्ट कर दिया गया, मार्की टाइप एक बना होता है, मार्की बड़ा सा बना करना एक ही जगह पर सब एक ही जगह में जो है वो सब 4 मार्कियाँ जो हैं वो लगाई गई थी। वहाँ पर एक फ्लड रिलीफ हॉस्पिटल जो मरियम नवाज़ वाला है वो भी वहाँ पर था। उसके साथ साथ मुख्तलिफ वहाँ पर एक स्कूल भी एक फाउंडेशन की जानिब से वहाँ पर लगाया गया। और कल वो मैंने देखा, मैंने देखी भी है ये, बहुत अच्छा लगा कि एक फाउंडेशन की जानिब से वहाँ पर स्कूल और बच्चे बैठे हैं और वहाँ पर एक टीचर है और उनको पढ़ा रहा है, तो अच्छा है। साथ में एक वो जंपिंग कैसल भी जो है वो एक साइड पे जो है वो लगा हुआ है, तो बड़ा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट और बच्चे भी काफ़ी खुश वहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे थे। रिफ्रेशमेंट के लिए भी बच्चों को चीज़ें दी जा रही थी। हाँ, वही खाना वगैरह जो खुशी से आ रहे थे। कोई जूस है और कोई 3 टाइम का जो खाना है और जो दूध है वो भी वहाँ पर जो है वो मुहैया किया जा रहा था। अच्छा, उसमें जो इंतज़ामिया अब काम कर रही है कि जो इंतज़ामिया ने उनको चारपाई और पंखे दिए थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम ये चारपाई और पंखे जो लोग वापस जा रहे हैं, ये कलेक्ट करके हम इनको जलालपुर और अलीपुर की जानिब जो है वो रवाना करें, ताकि वहाँ पर जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, जो सैलाब मुतासर हैं, उनके इस्तेमाल में ये चीज़ आ सके। और ये लोग जो वापस जा रहे हैं इनको हम राशन दे के जो है वो वापस चले जाए। और वो एक पटवारी वहाँ पर बैठा है, वो पटवारी ही वहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो रजिस्टर कर रहा है, जो उनके शनाख्ती कार्ड है, उनके जो मामलात हैं, जो फर्दर प्रोसीजर है वो उसको इन रिटर्न जो है वो कर रहा है। तो अब इंतज़ामिया का यही है कि लोग अपने घरों को जाएँ, अगर उनके घरों में पानी कम हो गया, और फिर वहीं पर जो है वो उनको राशन भी जो है वो तकसीम किया जाएगा। और इस वक्त जो सिटी के जो एरियाज़ हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सिटी के एरियाज़ में जो 15,000 लोग हमारे पास थे, उनमें से 6,000 के करीब लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं। और इस वक्त जो सदर के इलाके के लोग, क्योंकि सदर के इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है, जो दरिया के बिल्कुल करीब करीब या जो भी एरियाज़ है, तो वो वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, वो यहाँ पर रह सकते हैं, उनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे। ज़ुहैब, जितनी इन्फॉर्मेशन ली जाए ना आपसे तो ये कम है। ये तो प्रोग्राम पूरा आपके साथ ही जाता है। मैं दोबारा इसी सैलाब के हवाले से बात करूँगी, मगर इस टाइम विद एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ज़ुहैब से बात कर रहे थे और जब भी ज़ुहैब बात करने लगते हैं तो वक्फे का टाइम आ जाता है। और मेरे साथ एक मज़मूम साजिश है, वो नाकाम बनाएंगे। मुझे इस बारे में ज़रा बताइएगा कि मैंने प्रोड्यूसर बैठे हैं, ये साजिश करते हैं मेरे साथ, तो नहीं, हम पूरा टाइम लेंगे आपका। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी इस टाइम जो करंटली सिचुएशन है, इस बारे में बताएं मुझे कि अगर हम इसकी बात करें, अभी जिस तरह आप बता रहे हैं, जो दरिया के किनारे वाले इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ऐसे है कि अगर हम देखें इस वक्त जो कैंप्स की सूरत हाल जो है, अभी भी बहुत से कैंप्स ऐसे हैं। एक तो कैंप्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बनाए गए हैं। अच्छा, कुछ कैंप ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी जानिब से बनाए गए। एक कैंप है गिलानी डुमरा कैंप, अच्छा, जिस पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तशरीफ लाए थे वहाँ पर। अच्छा, उस कैंप की एक ख़ास बात है
फिर मैं अगर उसकी तारीफ़ करता हूँ तो फिर हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमेशा उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं, उस तारीफ़ के डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हाँ उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन सियासी मुखालफत है वो ठीक है, तो फिर मुझे भी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है उनकी जानिब से कि आप हमेशा उनको डिफेंड करते रहते, उन्हीं की तारीफ़ करते रहते। लेकिन अब जो चेयरमैन साहब काम वहाँ कर पर रहे आ हैं गए, उसको दिख तो रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर आ गए, वो काफ़ी देर वहाँ पर बैठ रह गए। अच्छा, अब वो कैंप है वहाँ पर 100% 100 से ज़ायद कैंप्स लगाए हैं मलिक मंजूर जुमरा साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, वो 3 टाइम खाना कैंप्स में दे रहे हैं, इसके अलावा हज़ारों लोगों को खाना जो है वो बाहर दे रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आई है कि अभी 2 रोज़ कबल उन्होंने महफ़िल मिलाद का इनेकाद कराया। अच्छा, वहाँ पर देखें, लोगों के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए महफ़िल मिलाद का इनेकाद करवाया, जहाँ पर खुसूसी दुआएँ की गई उनकी परेशानी कम होने के लिए। देखें ना, ये किसी कैंप में हमें नज़र नहीं आया कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हल करने के लिए उन्होंने एक मिलाद कराया, वहाँ खुसूसी दुआएँ हुई, वहाँ नात ख़ानी हुई, गुलाए अक़ीदत पेश किया गया और लंगर का खुसूसी वहाँ पर एहतमाम किया गया। अच्छा, फिर वहाँ से जब पूछा गया कि आप लोग अब अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम अपने घरों को नहीं जाना चाहते। इट्स मीन कि वहाँ फैसिलिटीज़ ऐसी दी जा रही हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए यकीन माने कि मैं वहाँ गया, बच्चे इतने खुश वहाँ पर कि उनको जूसेस मिल रहे हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की ड्रिंक्स मिल रही हैं, उनको खुश दूध मिल रहा है, उनको मतलब हर चीज़ उनको मिल रही है। ये वो है जो पर्सनल कैपेसिटी में हो रही है, जिसमें इंतजामिया की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो हमें उस चीज़ को देखकर और भी लोगों को इस तरह के इक़दाम जो है वो करना चाहिए, ना कि आप तनकीद करें। देखिए, सियासत के लिए बहुत टाइम पड़ा है, सियासत फिर भी होती रहेगी, लेकिन ये टाइम अल्लाह ताला किसी को देता है, तो ये फिर अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को देता है। तो इसी तरीके से हम आगे भी देखें, तो अब देखें ना, लोग कहते हैं हम नहीं जाना चाहते, इट्स मीन कि हमेशा जो इंसान है ना, उसको नींद घर में आती है। ऐसा ही है। हम इस्लामाबाद जाते हैं, महंगे से महंगे होटल्स में भी रहते हैं ना, तो वहाँ पर नींद नहीं आती। सुकून से नींद हमेशा अपने घर में आती है, या वो उस चारपाई पे नींद आती है। तो ये एक नेचर सी चीज़ है। तो यही सूरत हाल है। इंतजामिया भी अच्छा काम कर रही है, जो लोग पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी हम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला इन सब लोगों की मुश्किलात बस इसी के साथ अगर बात करें बच्चों की तालीम की, तो सर आपको बताएंगे बच्चों की तालीम। मैं सिचुएशन की आगाही आपसे ले रही हूँ, तालीम की आगाही आपसे ले रही हूँ, बस यही लोगों को अपडेट मिलती रहे। अच्छा, तालीमी अदारों की जो बंदिश से तलबा की तालीम किस हद तक मुतासिर हो रही है? नहीं, मुतासिर तो साफ ये है कि 1 महीना तकरीबन होने को आ गया कि बच्चे डिस्टर्ब हैं। जब से ये ऐलान हुआ कि फ्लड आ रहा है, बच्चों में खौफ पैदा होता है साहब, वो यकसुई नहीं होती कि इल्म हासिल करने के लिए या किसी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत होती है कि वहाँ उसको घर में अपने सुकून हो। अगर घर में भी खौफ है कि किसी वक्त फ्लड आ जाएगा, तो वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब साहब गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि जनाब, जो जैसे अभी ज़ुहैब साहब ने बताया कि फ्लड कैंप्स के अंदर भी एजुकेशन दी जा रही है। हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी अपने फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं। अच्छा। उसके अंदर बच्चों को इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी मुझे लगता है बहुत काम कर रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा काम करते हैं। जब भी कौम पे कोई मुश्किल वक्त आया है, चाहे वो ज़लज़ले में या जो फ्लड में, जो 2010 में 2022 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हर वक्त रिलीफ कैंप भी लगाए हैं। बहुत अच्छी बात और बच्चों को गाइडेंस भी दी है। और उसमें ये होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज़ के कलेक्शन से, बाहमी कलेक्शन से, तो हम जितना हो सकता है हेल्प भी करते हैं। इवन बच्चों को दूध भी हमने मुहैया किए। और उनकी किताबों के हवाले से किताबों का भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है अपने इदारे के अंदर। सिर्फ हमें वो बच्चों का पता चले कि जो बच्चे कह सकें कि हमें जो है ना किताबें नहीं हैं हमारे पास, तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। सही है। और उनके लिए हमने ये अपना दूसरे स्टूडेंट से जो पढ़ चुके हैं उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर किताबें आपके घर में फालतू हैं तो वो हमारे रीजनल ऑफिस में आप जमा कराएं, ताकि हम ये अगले बच्चों किसी और बच्चे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और इसी तरह हमारा यहाँ जो लंगड़ियाल फ्लड रिलीफ कैंप है, इधर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना भी कैंप लगाया। इसी तरह शुजाबाद के अंदर और जलालपुर के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर हमने अपने कैंप लगाए हुए हैं। वहाँ बच्चों को गाइड करने के लिए कि एडमिशन कब तक हो रहे हैं या एग्ज़ाम आपके जो हमने मुलतवी किए हैं वो दोबारा कब होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ अपने रिलीफ कैंप में दे रहे हैं।
ठीक है, गरीब और दही इलाकों के तलबा को तालीम जारी रखने में सबसे बड़ा जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो क्या है? वो तो फीस होती है उनकी, वो फीस और वो फीस आप माफ़ कर देते हैं? करती, हमने माफ़ कर दी, क्या बात ताकि वो बच्चे अपनी इस टेंशन से आज़ाद हो जाएं। उसके लिए यही है कि जो हमारे बच्चे जिन्होंने फ़ीस अभी तक जमा नहीं कराई, वो अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद उनका जो चालान जनरेट होगा वो 0 रुपीज़ का होगा, यानी उनका बैलेंस 0 होगा। सिर्फ वो चालान डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, उनकी फ़ीस भी जमा हो जाएगी, उनका एडमिशन भी हो जाएगा। स्कॉलरशिप का भी कोई प्रोग्राम है? स्कॉलरशिप का ये होता है कि वो बच्चों की जो परसेंटेज है 75% से अबव अगर हो तो वो बच्चा अप्लाई करता है, उनको स्कॉलरशिप भी दिया। तो स्कॉलरशिप से फिर अपने ख्वाब पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इवन जो हमारे पास रिसर्च में बच्चे आते हैं, वो जो प्रोजेक्ट अपने बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट को भी हम स्पॉन्सर करते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, तलबा के हौसले को बुलंद रखने के लिए उस्ताद और जो इदारे हैं वो क्या काम करते हैं? अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे को जो है ना, जो उस्ताद होता है स्पेशली, वो होपलेस नहीं होता। कभी ये नहीं कहता कि जनाब आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा बच्चे से कहता है कि आप टॉप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम अपनी क्लास में, जब हम अपनी क्लास को पढ़ाते हैं, तो स्पेशली एफएससी की क्लास, तो हर बच्चे को हम डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। अगर वो इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसको इंजीनियर कहना शुरू कर देते हैं। मैं भी बस एडमिशन ले लेती, नाम के साथ डॉक्टर तो लग जाता है। हाँ, डॉक्टर, हम तो उनको डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उससे बच्चा बैकअप होता है। ऐसा अच्छा, उसकी छुपी हुई जो सलाहियतें होती हैं वो निखरती हैं। अगर आप बच्चे को डिप्रेस करेंगे, मैं इवन कहता हूँ कि आप किसी पौधे को अगर आप हकारत की निगाह से देखें, ऐसा ही है। तो वो पौधा भी सूख जाता है। ऐसा ही है। अगर इंसान को अगर आप प्यार से कहते हैं और उसके कहते हैं आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे जिनके वालिदैन कहते थे मेरा बच्चा एफएससी नहीं कर सकेगा, हम उसको डॉक्टर कहते थे, हमने उसको पीएचडी करा दी कि वो जनाब डॉक्टर तो बन गया। मतलब हौसला अफजाई इतनी ज़रूरी है। हौसला अफजाई इतनी ज़रूरी है, और हौसला अफजाई से ही जो है ना, वो जैसे हम कहते हैं ना, आप आसमानों पे कमंद डाल सकते हैं। वो हर बच्चे से कहते हैं कि आप शाहीन हैं, आप जो है ना, ये आपका आसमानी है, आपका और है, आप वहाँ उड़ सकते हैं। और बच्चे वाकई वो उसमें ट्राई करते हैं और हो जाते हैं। और टीचर हमेशा जो है ना, वो पुरुम्मीद रहता है, हमेशा बच्चों को उम्मीद दिलाता रहता है। अच्छा, तालीमी ख्वाब पूरे करने के लिए कम्युनिटी और हुकूमत को किस तरह मतलब मदद करनी चाहिए, क्या समझते हैं? अच्छा, मैं यही समझता हूँ कि सबसे पहले तो यही है कि हौसला देना चाहिए। कभी किसी बच्चे से ये नहीं कहना कि आपके पास वसाइल नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते, और वसाइल अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे आप अभी ये बात कर रहे थे कि अक्सर वालिदैन भी इस तरह बच्चे हों लापरवाह, तो वो बोल देते हैं, या कोई भी फैमिली में कोई आया हुआ तो ये तो कर भी नहीं सकता, हाँ, ये कर भी नहीं कुछ सकता। भी नहीं अच्छा, कर सकता, उसको, तो वो बच्चा वाकई फिर कुछ नहीं कर सकता। वो डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा ना, जहनी तौर पे वो समझता है कि मैं इस दुनिया में गलत जगह पे आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उस बच्चे से कहें कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, इवन आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं, तो बच्चे के ख्वाब जब अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे तो तभी वो बच्चा आगे की तरफ बढ़ेगा ना। मतलब पेरेंट्स ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर किसी ने क्या करना? मैं कहता हूँ ये तो वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हमारे बच्चे, मैं कहता हूँ हमेशा माँ जो बच्चे को कहती है मेरे बच्चा चांद है, इतना खूबसूरत है कि चांद से फखर से बुलंद हो जाता है दर्जा के माँ ने बोल दिया आपको इस तरह से। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि लाजमी नहीं कि वो इतना खूबसूरत हो तो उसको चांद माँ कह रही है, लेकिन हर बच्चे को माँ अपना चांद कहती है और चांद कहना चाहिए, और उससे बच्चे के हौसले बुलंद होते हैं। इसी तरह एजुकेशन में टीचर्स को भी यही होता है कि वो हर बच्चे से कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तब वो बच्चे कर जाते हैं। अब ये होता है कि सारे एक टीचर क्लास की जो है ना अपनी कैपेसिटी होती है। मैं ये कहता हूँ कि जो पास होने वाले बच्चे होते हैं उनमें 33% से लेकर 100% तक के होते हैं। अच्छा, तो वो हर क्लास में होते हैं, वो पूरी दुनिया में हमेशा यही रहा है। सही है। और लाजमी नहीं होता हर बच्चे ने डॉक्टर बनना है या हर बच्चे ने इंजीनियर बनना है, और बाकी भी दुनिया के शोबे हैं जिसके अंदर उस बच्चे ने जाके काम करना होता है और कर भी सकता है, और इसमें कोई शक नहीं होता। सिर्फ ये नहीं है कि जो डॉक्टर नहीं बना तो वो कुंद ज़हन है, ऐसा नहीं है। वो ज़हीन बच्चा है, वो मुमकिन है मौसीकी में बहुत अच्छा काम कर जाए, वो मुमकिन है जो है ना सहाफ़त में बहुत अच्छा काम करे, और बहुत अच्छा काम करके लोगों ने दिखाए भी हैं, और इसी तरह वो वकालत में यानी एडवोकेसी में बहुत अच्छा हो। तो ये उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं वो टीचर उसकी एबिलिटी को जो है उजागर करता है, और ये काउंसलिंग बच्चों में हमेशा होनी चाहिए।
और ताकि बच्चे जो है कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अच्छा ये बताइएगा कोई ख़वातीन के लिए भी कोई स्कॉलरशिप का इंतज़ाम है? अच्छा, मैं आपको बताऊँ बेटे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 70% ख़वातीन दाखिला लेती हैं, क्योंकि घर बैठे बच्चों ने पढ़ना होता है। तो जो साबरे हमारे यहाँ सोशल और इकनॉमिक मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चियाँ साबरे रेगुलर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, उनकी फ़ीसें भी ज़्यादा होती हैं, फिर वहाँ रिहाइश के अखराजात भी ज़्यादा होते हैं आने जाने के। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उनको घर बैठे ये तालीम देती है, तो इसलिए बच्चियाँ सबसे ज़्यादा ये प्रेफर करती हैं। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी जो बात है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, उसमें ये नहीं है कि आपने 2 साल छोड़ दिए या 4 साल छोड़ दिए तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहे कि आप आगे दाखिला नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम एज की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कभी कोई जो है ना वो लिमिट नहीं है। मतलब आप 40 के भी हैं तो आप आ सकते हैं? मैं कहता हूँ नानी अम्मा भी पढ़ सकती हैं, मैट्रिक कर सकती हैं हमारे पास। क्या बात है। तो हमने कई बच्चे ऐसे हैं जिनके यानी पोते और दादा ने एक साथ मैट्रिक किया, दादी और पोती ने एक साथ मैट्रिक किया। तो अल्लामा इकबाल इल्म की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना वो 13 साल से छोटे बच्चे को दाखिला नहीं देती, लेकिन बड़े से बड़ा जो इवन आप कब्र के दहाने पे बैठा है तब भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उसको दाखिला देती है। इल्म हासिल करो खवाची, चीन भी जाना पड़े ना? चीन भी नहीं, अब घर में कि अल्लामा इकबाल ने निकाल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सबको घर तक जो है ना एजुकेशन ऑन देयर डोर स्टेप कि उनके दरवाजे तक तालीम को पहुंचा रही है। अच्छा, ये क्या डेज होते हैं क्लासेस के या मतलब? अच्छा, उसमें ये वीकेंड पे आना ये होता है कि वीकेंड में नहीं आना होता। ये क्लासेस जो स्पेशल हमारी बैचलर एंड अबव होती है, BS एंड अबव की क्लासेस जो होती हैं, उनके लिए हम वर्कशॉप रखते हैं। अच्छा, क्रेडिट आवर जो होते हैं वर्कशॉप्स के होते हैं। वर्कशॉप्स हमारी ऑनलाइन होती हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि शेड्यूल हम बच्चों को भेज देते हैं कि ये आपकी क्लासेस के शेड्यूल होंगे और उनके साथ LMS का हम उनको। तो बच्चे भी साथ फिर कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो आमतौर पर प्रॉपर क्लासेस होती हैं तो एक रोब होता है उस्ताद का, तो ये तो ऑनलाइन सीन में ना बच्चे आज़ाद होते हैं। नहीं, बच्चे आज़ाद भी होते हैं। उनमें ये होता है कि जब टीचर को वो अपना ऑनलाइन देखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया वो जलालपुर के बच्चे हैं तो वो इस्लामाबाद के टीचर को से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, यानी ये इसके पास मौजूद होती है। ये नहीं है कि इस्लामाबाद का टीचर सिर्फ इस्लामाबाद के बच्चे को पढ़ाएगा। इवन हमारे जो कच्चे के एरिया में रहने वाला बच्चा है वो भी उनको पढ़ सकता है, उनको फॉलो कर सकता है। इसी बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो भी इस टाइम सैलाब ज़दगान में हैं और उधर के जो बच्चे हैं उनको जो मुश्किलात का सामना है। मगर वही वक्फा का टाइम हो गया, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे का टाइम ख़त्म हो चुका है और मैं वापस आ चुकी हूँ और मेरे साथ ज़ुहैब मौजूद हैं। ज़ुहैब से मैं आगाही ले रही थी कि सैलाब के हवाले से अगर हम बात करें टैक्स की, तो FBR में सालाना टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 30 सितंबर तक की कह दी गई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, FBR के ऊपर भी काफ़ी बर्डन है क्योंकि टैक्स कलेक्शन करनी है और उन लोगों को लेकर आना बीच में जो हमारे उस रडार में नहीं है और जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे। हमेशा से ऐसे होता है कि हमेशा उन्हीं लोगों पे बोझ डाला जाता है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स होते हैं, ना कि हम अपना टैक्स का दायरा कार वसी करें ताकि जो जिस पे बोझ आ रहा है वो बोझ भी कम हो। तो हमेशा से ऐसे ही होता है कि जो सालाना टैक्स गोशवारे होते हैं उनकी जमा करवाने की आखिरी तारीख आज 30 सितंबर होती है और फिर कभी कभी तारीख में इजाफा भी हो जाता है। और क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं तो हम हमेशा आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं। जब आखिरी तारीख आएगी तभी जो है वो हम जाएंगे किसी भी हवाले से कहीं भी कोई चीज़ हो तो हम वो कहते हैं कि आखिरी टाइम में। इनफैक्ट ऐसा होता है कभी कहीं मेहमान बनकर जाना या कहीं शादी पर भी जाना है तो हम आराम से जाएंगे और हम हमेशा आधा घंटा लेट जाते हैं। शायद पता नहीं ऐसी मेंटालिटी है कि इज्जत बढ़ेगी। बिल्कुल, तो इज्जत बढ़ेगी या हम सुस्ती करते हैं वो ऐसे होता है। फिर जब आखिरी तारीख आती है और लोग कहते हैं कि हम अब आखिरी तारीख को जो है वो जमा करवाने जाएं, तो फिर सूरत हाल ऐसी होती है कि सिस्टम बैठ जाता है, उसके ऊपर मतलब बर्डन इतना आ जाता है, इतने सारे लोग टैक्स जमा करा रहे होते हैं, तो ये उसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोग फिर रह जाते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि कभी कभार जब कोई जिस तरह हम देखते हैं कि फ्लड की सिचुएशन है तो ये है कि शायद गवर्नमेंट इस दफ़ा तारीख में इजाफा कर दे, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह का तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान
से उन्होंने जो है वो टैक्स कलेक्ट जो है वो करना है। पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही तारीख है और कोई तारीख नहीं है कि मतलब कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए और है, पंजाब के लिए और है, सिंध से पूरे पाकिस्तान के लिए होते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर एरिया है तो फिर हमारा साउथ पंजाब का जो इस वक्त फ्लड से बहुत अफेक्टेड है और उसको वापस आने में, रीबिल्ड होने में मेरा एक ख्याल है कि बहुत अरसा जो है वो इसको लग जाएगा। और लोगों के घरों की तमीर होने में अगर मैं सही फिगर बता सकूं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10-1 महीने इस पर लाजमी तौर पर जो है वो लग जाएंगे अपने घरों को तामीर करने में। अब देखिए किसान तो बदहाल हो ही हो गया ना। अच्छा, किसान ने भी टैक्स देना है। अब जिनके बागात उस पर आब आ गए, काश्त आ गए, जिनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। कल जब मैं रेहाम खान का इंटरव्यू कर रहा था तो उसने बताया कि 5 बिलियन का नुकसान हुआ है और 5 बिलियन में से 4 बिलियन नुकसान किसान का हुआ है जो फसलें तबाह हो गई हैं। देखिए ये फिगर आया ना कि 4 बिलियन, ये बिल्कुल ऐसा ही मामूली बात नहीं है। 4 बिलियन का नुकसान सिर्फ फसलों पे हुआ है। अच्छा, अब इसके आफ्टर शॉक्स क्या आएंगे? आफ्टर शॉक्स सब्जियां महंगी हो जाएंगी, फल महंगे हो जाएंगे, हो गए ना। मतलब अब ग्रेजुअली बढ़ेंगे। अब जो टमाटर मुकामी आता था वो टमाटर आना बंद हो गया, शार्टेज हो जाएगी, फिर महंगे हो जाते। ठीक है, अब वो बलोचिस्तान या दीगर, अच्छा उनकी तरसील भी महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो जाएगी, आगे फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये सारी जब चीज़ें कलेक्ट होंगी तो फिर एक ब्लास्ट सा होगा। और फिर जब गरीब आदमी जो पहले से ही कस्मों की हालत में है, जो आधा किलो टमाटर पहले खरीदता था वो अब 1 पाव पे आ जाएगा, जिसने 1 किलो दूध लेना था वो अब 1 पाव पे आ जाएगा, जिसने 1 किलो दही लेनी थी वो अब 1 पाव पे आ जाएगा। तो घर के जितने फर्द हैं अब उनको देखिए, पहले भी मैनेज कर रहे थे चीज़ें, अब भी उनको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में आने वाला है। वो इंसानी ज़िंदगी के हवाले से भी है, वो हुकूमती सतह पर भी है, वो इंतज़ामी सतह पर भी है, वो हर सतह पर भी है। अल्लाह करे हालात हम जिस तरह बता रहे थे ना कि अब तालीम, देखिए ना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छी तालीमी इदारे में जाए, अच्छी तालीम हासिल करे। और वो देखिए ख्वाब तो सबके एक होते हैं ना कि अब वो ख्वाब होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अब वो उस कंसेप्ट से भी हम लोग निकल आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के मुआशरे में कोई एक ऐसा करैक्टर किरदार अदा करे जिससे मुआशरे को भी फ़ायदा हो और हमारी फैमिली को भी सपोर्ट हासिल हो सके। वो स्किल्स के हवाले से भी तालीम हो सकती है। देखिए ना, तालीम के एक डिफरेंट दारो मदार हैं, वो स्किल्स भी हो सकती हैं। हमारे पास जॉब्स की शॉर्टेज है। अच्छा, जो लोग माइंड सेट रखते हैं, जिनके वालिदैन ज़रा तालीम याफ्ता हैं, उनको पता है कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, वो फिर स्किल्स की तरफ बच्चों को ले जाते हैं। इंटरनेशनली क्या होता है कि वो थ्योरी को प्रेफर नहीं देते, वो डिप्लोमा को प्रेफर देते हैं। तो हमारे बहुत से सेक्टर्स काम कर रहे हैं और अल्लामा इकबाल भी एक अच्छा अपना रोल प्ले कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में लोग बैठ के अल्लामा इकबाल से तालीम हासिल करते हैं। यही जिस तरह आपने बात किया है, यही वही अब तालीम आती है। तो तालीम तो हर जगह है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी पीछे कैसे रह सकती है? अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, अल्लामा इकबाल से तालीम हासिल वही ना, जैसे बताया कि मतलब 40 से लेकर मेरी नानी दादी भी पढ़ सकती है। हमें भी किसी न किसी सिनेरियो में एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा, ताकि मैं भी सोच रही हूँ डॉक्टर मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी सर एडमिशन लूँ ताकि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे। मिलेगी कोई फीस में? बिल्कुल रियायत मिलेगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप तो स्कॉलरशिप पे आएंगे इंशाल्लाह। आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो काबिल स्टूडेंट हैं। लाजमी हम आपके स्टूडेंट बनने वाले हैं। हम दोनों स्टूडेंट के उसमें आ गए हैं, जुमरे में आ गए। तो मैं बस हमें नाम के साथ डॉक्टर चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह डॉक्टर बन सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर आपने इंजेक्शन किसी को नहीं लगाना। आखिरी एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे एक हमारी यूथ को? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये जो फ्लड इफेक्टीज हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि कभी नाउमीद ना हूँ। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। जो फसलें उनकी तबाह हुई हैं, अगली जो फसल होगी इनकी बम्पर क्रॉप होगी। वो हमने देखा है कि 2010 में जब ये फ्लड गुजर के गया था और जिन एरिया में, स्पेशली ये कच्चे के एरियाज़ में, तो वहाँ बम्पर क्रॉप हुई। तो इंशाल्लाह अगले 10 साल तक अच्छी फसलें होंगी, अच्छी पैदावार होगी इंशाल्लाह। ये घर दोबारा आबाद होंगे, ये बस्तियाँ दोबारा आबाद होंगी, ये लोग खुशहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे गुलाम हुसैन खोसा साहब। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया तालीम के हवाले से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अब एडमिशन में लूँगी। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर थे ज़ोएब बुखारी। आपके साथ भी बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। अब मज़ीद हमारे और मेहमान भी आएंगे, मगर इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उस्मान जमशेद। मैं वेलकम करती हूँ आपको, जो कि सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि सैलाबी जो सूरत हाल है जनूबी पंजाब की ज़राई ज़मीनों की ज़राख़ीज़ को किस तरह मुतासर कर रही है, मतलब किस हद तक मुतासर करता है, ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। हम सब इस टाइम एक कर्ब से गुजर रहे हैं। हमारा जनूबी पंजाब जो है ये फूड बास्केट है, और जहाँ जहाँ किसानों के, मैं समझता हूँ ये खेत नहीं थे, ये फसलें नहीं थी, बल्कि ये ख्वाब थे, ये होप थी, ये उम्मीद थी। जहाँ पे ये पानी आया वक्ती तौर पे हमें लग रहा है डेफिनेटली कि एक बड़ा नुकसान है कि हर चीज़ तैयार थी, एक मेहनत जो उसने की हुई थी, एक इनपुट लगाया हुआ था, और चूँकि सैलाब आजकल रेगुलर एपिसोड्स में नहीं आ रहे, तो हमारे किसान भाइयों ने सब ने उन ज़मीनों के ऊपर कई सालों से मुसलसल काश्त कर रहे थे, और वहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी महंगी इनपुट के साथ जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं वो लगाना शुरू कर दी थी। और जब अब सैलाब आया, और उन इलाकों में भी आया जहाँ कोई 50-50, 60-60 साल बाद ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर एक दफ़ा पानी आ रहा है, तो ये जब पानी आया तो इसने जो जितने भी क्रॉप्स खड़ी हुई हैं वो तो सब ख़त्म हो गई एक दफ़ा। वक्ती तौर पे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये, और है भी, नुकसान है इन करंट। अगर हम कैलकुलेशन करें तो जिसने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसके उसे रिटर्न नहीं आएगा तो ये नुकसान है। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम अगर इसको हम ओवरऑल कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये बहुत सी जगह के ऊपर ये हमारी ज़मीन के अंदर जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा, जब इसके एनालिसिस अच्छा। होंगे बाद में देखेंगे कि आने वाले सालों में हमें यही ज़मीनें जो हैं इनकी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है और सॉइल फर्टिलिटी है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगी। ये बेसिकली एक तरह से जिस तरह आप कंप्यूटर पे आप काम कर रहे होते हैं और जब टास्क फंस जाते हैं तो हम रिफ़्रेश करते हैं या F5 प्रेस करते हैं, तो इन द लॉन्ग रन ये सैलाब इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुदरत का अपना जो निज़ाम है वो अपने सिस्टम को खुद रिकवर करती होती है, खुद रीसेट करती है। तो ये सैलाब इन द लॉन्ग रन इस तरीके से इस पूरे जो निज़ाम है, ये जो सॉइल की हेल्थ है या सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सॉइल फर्टिलिटी का लॉस हो रहा था, जो सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुकी थी, ज़मीन बीमार हो चुकी थी, तो उसको ये इन द लॉन्ग रन एट द एंड ये इसको रिकवर करेगा, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इस टाइम मायूसी तो है डेफिनेटली। इस टाइम हम जो करंट अगर देखें तो हम वाकई सब परेशान हैं, मायूस हैं कि व्हाट इज़ गोइंग नेक्स्ट, क्या होगा। रबी का सीज़न खड़ा है, आगे क्रॉप्स लगानी है, और अभी तो पानी भी खड़ा हुआ है, पानी पीछे हटेगा, जब उसके बाद सूरत हाल देखी जाएगी, नज़र आएगी सामने कि क्या होने जा रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए साइंसदान और किसान मिलकर क्या इक़दाम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो सॉइल की कंजर्वेशन है बड़ी ज़रूरी है, जो सॉइल इरोजन जिसे मिट्टी का कटाव भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं, आप वीडियोज़ आजकल चल रही हैं कि पानी आ रहा है और ज़मीन पूरी की पूरी पानी के अंदर गिर रही है। असल में यह है कि पानी जो मिट्टी है, जब उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स नहीं होगी, उसको कोई पकड़ के रखने के लिए नहीं होगा, कोई ऐसी कुव्वत नहीं होगी, तो मिट्टी डेफिनेटली पानी या हवा के साथ मूव करती जाएगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम घर की बिल्डिंग जब बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, तो उसके अंदर हम सरिया, आयरन रॉड्स ऐड करते हैं उसकी मजबूती करने के लिए। अब सॉइल के अंदर बिल्कुल ये जो सेंटर वाला, जो ये लेंटर वाला काम है, या सरिये वाला काम है, या आयरन रॉड्स वाला काम है, ये जो कर सकता है वो है प्लांट्स, ट्रीज़ पर्टिकुलरली। जो ट्री की रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर मिट्टी को एंकर करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं कि जिस जगह पे दरख्त मौजूद हैं, प्लांटेशन ज़्यादा है, वो मिट्टी जो है पर्टिकुलरली कंजर्व खड़ी है, बिल्कुल रुकी हुई है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हमें प्लांटेशन बढ़ाई जाए, पर्टिकुलरली जो हमारे वो एरिया जो प्रोन है, जहाँ पे वाटर इरोजन या जो सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर और ड्यू टू एयर हो सकती है, उन जगहों को हमें, उन बैंक्स के ऊपर, उन साइट्स के ऊपर हमें जो है प्लांट्स और ट्री प्लांटेशन की जाए। ऐसे प्लांट्स लगाए जाएँ जिनकी रूट्स डीप रूट्स हैं, जो एंकर कर सकती हैं, जो सॉइल को पकड़ के रख सकती हैं, जोड़ के रख सकती हैं। तो वहाँ पे इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोब्स का भी रोल होता है, बैक्टीरिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है कि जो ज़मीनी माइक्रोब्स हैं, जो ज़मीन के अंदर खुद बेनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जानदार हैं, वो ऐसे ग्लोइंग एजेंट्स, ऐसे सेक्रेशंस, ऐसा मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। कुदरत का निज़ाम है कि वो जो सॉइल को एग्रीगेशन करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को जोड़ रखते हैं, लेकिन वो भी तब काम करते हैं जब वहाँ पे उनकी खुराक के लिए प्लांट्स और प्लांट की रूट्स मौजूद हों। तो बेसिकली ये पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें प्लांट्स की रूट्स और वहाँ पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये मिलकर एक ऐसी केमिस्ट्री, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं वहाँ पे जो सॉइल को इरोड होने से, कटने से, पानी के साथ या हवा के साथ जाने या पानी के साथ बहने से काफ़ी हद तक
रोकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सैलाब के दौरान पानी जो ज़ेर ज़मीन है वो आलूदा क्यों हो जाती है और इसका नुकसानात किस हद तक मतलब हो सकता है? अच्छा, इसमें डिफरेंट इसमें हर जगह पे एक सेम सिनेरियो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ भी सैलाब आए वहाँ पे हर जगह पे पानी जो है वो आलूदा हो जाएगा। उसमें तो ये है कि हमारे पास जो वाटर है हमारे पास वैसे ही नीचे जा रहा है, डीप जा रहा है। तो जब इतना सारा पानी जब आता है और हम पंपिंग कर रहे हैं तो बेसिकली वो सैलाब वाला पानी है वो ही पंप आउट हो रहा होता है। उसको दोबारा उसको प्योरीफाई होने का टाइम नहीं मिलता। कुदरत का अपना एक निज़ाम है, ज़मीन का एक अपना सिस्टम है कि जब ज़मीन के अंदर से पानी, ज़मीन के ऊपर पानी होता है वो परकुलेट होके जो मिट्टी के मुख्तलिफ लेयर्स हैं, सॉइल के मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इनमें से परकुलेट होके उनमें से फ़िल्टर की तरह छाननी जिस तरह होती है उनमें से छान के जब तक नीचे नहीं जाता, नीचे जाके जब हम दोबारा उसको पंप करते हैं तो आमतौर पर पानी साफ़ निकलता है जो हम पानी यूज़ करते हैं आमतौर पर। और हम ये भी कह रहे हैं कि पानी नीचे वाला आलूदा इसलिए हो रहा है कि हमने पंपिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी है। तो अब जब सैलाब आया हुआ है तो इस पानी को इतना मौका ही नहीं मिल रहा कि ये उन लेयर्स में से पूरा उस तरीके से एफिशिएंटली परकुलेट होकर जाए और हम इसको पंप आउट कर सकें। तो इसके अंदर ये एक सिनेरियो है सकता है जिसकी वजह से हमें जो है ना आजकल पानी का एक बड़ा चैलेंज है, ख़ासतौर पे सैलाब ज़्यादा इलाकों में। वहाँ पे साफ़ पानी, जो पीने का साफ़ पानी एक बड़ा चैलेंज है कि लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उन लोगों को साफ़ पानी पहुँचाने की भी ज़रूरत है। अच्छा, ज़राई पैदावार में कमी के बड़े असबाब क्या हैं और हम इन्हें मतलब कैसे कम कर सकते हैं? जी, ऐसे कौन से इकदाम मतलब किए बिल्कुल, जाएँ ना? बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन जो है बड़ा वैलिड है और बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन आपने पूछा है कि डेफिनेटली इसमें कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है। डिफरेंट इसके बीच में इसके डिफरेंट असबाब हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर एक बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज का भी आ रहा है कि हमारा चेंज होते हुए क्लाइमेट के साथ हमें अपनी जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा तरीक़ाकार है क्रॉप्स लगाने का और जो हमारा अपना सिस्टम है एग्रीकल्चर का, उसे हमें अप टू डेट करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल एक सेट पैटर्न के ऊपर वही क्रॉप्स बार बार लगा रहे हैं। हमें थोड़ा सा अपने किसानों को, एग्रीकल्चर को स्मार्ट वेज के ऊपर चलाने की ज़रूरत है कि करंट सिनेरियो के अंदर हमें कौन सी क्रॉप्स लगानी चाहिए, किस ज़मीन के ऊपर कौन सी। तो पूरी प्लानिंग्स बनती हैं। बिल्कुल प्लानिंग उस तरीके के साथ कि सीजन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, जो क्रॉपिंग विंडोज़ हैं वो तब्दील हो रहे हैं, जो टेम्परेचर विंडोज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो हमें इन चेंज होते हुए टेम्परेचर्स, चेंज होते हुए मॉइस्चर के साथ के साल के अंदर किस सीज़न में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इसको अपने जो स्केड्यूल्स हैं इनको रीस्केड्यूल्स करने की ज़रूरत है, रीप्लान करने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इसको हम दोबारा नए सिरे से रीसेट करें और अपने नए पैटर्न बनाएं, नई क्रॉप्स, वो वैरायटीज़ और वो क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कराएं जो इन क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकती हैं। और इनके साथ इस पेस के ऊपर, इस पेस से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो इसके असबाब को ज़ायल कर सकती हैं और इस मुश्किल हालात में, इस स्ट्रेसफुल क्लाइमेट में कोई पैदावार दे सकते हैं, कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट दे सकते हैं। हमें इससे थोड़ा सा रूटीन के जो हमारे सेट पैटर्न बने हुए हैं, जो हम साल पिछले 20, 25, 30 सालों से जिन पैटर्न्स के ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी अपना पैटर्न चेंज होते हुए क्लाइमेट के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से। अच्छा, माहौलियाती साइंसदान हैं, सैलाब की पेशगी वार्निंग सिस्टम में किस तरह मदद फराहम करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हमें ये जो सैलाब हैं ये मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ तरह से आ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें और साथ KP की बात करें तो हमारे पास सैलाब का जो निज़ाम है, दो तरह से हमारे पास सैलाब इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो वो सैलाब है, फ्लड है, जो हमारे पास दरियाओं से, बराजी से गुजर के आ रहा है। वो फिर भी कंट्रोल होता है, हमें पता होता है, पता चल जाता है कि जो ऊपर के रीजन्स हैं वहाँ पे इस टाइम कितना वाटर फ्लो है, कहाँ तक आएगा, थोड़ी सी प्रेडिक्शन होती है, हम आगे प्लान कर लेते हैं। और दूसरे फ्लैश फ्लड्स हैं। अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो हमारे पास जो ये कोई सुलेमान रेंज है, यहाँ पे इधर डीजी खान से ऊपर, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं हर दफ़ा। रोद को जिसको हम बोलते हैं, पहाड़ों से बारिश ज़्यादा हो गई, क्लाउड ब्रस्ट हुआ और बारिश हुई और पानी अचानक, लोग तैयार भी नहीं थे और वो उन नालों में पानी अचानक ज़्यादा आ गया। और जो 2 साल पहले जो 2021-22 वाला फ्लड आया था तो उसमें डीजी खान के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बस्ती मामूरी में, बल्कि यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम भी किया था। तो वहाँ पे बेसिकली ये हुआ था, वहाँ पे जब हम वहाँ पे गए थे उधर उन इलाकों में रिहेबिलिटेशन का काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग थे वो बता रहे थे कि हमने अपनी ज़िंदगी में, जो बुज़ुर्ग लोग थे, कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस इलाके में कभी पानी नहीं देखा। भाई वो तैयार ही थे, उनके मतलब नर्व्स कभी देखा ही, पता ही नहीं था कि जनाब यहाँ पे उम्मीद ही नहीं थी कैसा हो सकता है। हुआ ये, हुआ क्या था, होता ये जब अब पानी के जो नेचुरल रास्ते हैं, पानी का अपना नेचुरल रास्ता है और उसने उसी से गुजरना है। जब आप उसका नेचुरल रास्ता बंद करेंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे वन एंड अदर वे, किस तरह से भी, तो पानी अपना रास्ता खुद कहीं से बनाएगा। वो यही हुआ, जो वाटर चैनल था, जो रोड कोई थी मामूरी के अंदर से, जो विडोर नाला वो बंद हो गया था, ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया था, तो वो पानी कहीं ना कहीं और से निकल के उसने
नुकसान पहुँचाया, बहुत सी नुकसान। आबादी को नुकसान पहुँचाया। अच्छा, मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाने के लिए सैलाब के बाद क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, सैलाब के बाद डेफिनेटली जब पानी हटेगा, एक तो हमें उसके बाद एनालिसिस कराने की ज़रूरत है अपने सॉइल क्योंकि का, अभी अब मैं अभी यही हमारे साथ मेरे रिपोर्टर भी मौजूद थे, हम यही बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पानी के साथ मिट्टी भी मतलब आती है डेफिनेटली ज़्यादा, तो बहुत टाइम लग जाता है यस, इसमें ऊपर ना। गारा जो है पूरी एक लेयर हाँ। ऊपर आके चेंज हो जाती है, हाँ। ऊपर एक नई लेयर आ जाती है, उसका एनालिसिस एक तो करवाना ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि हमें यहाँ पे जो मैकेनिकल ऑपरेशंस हैं वो करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम सॉइल्स को ओपन करें, दोबारा वहाँ पे हल चलाएं ताकि जो मिट्टी है वो नरम हो सके। उसे रबी सीज़न के काबिल काश्त करने के लिए हमें जो हमारी लोकल वहाँ पे एडवाइजरी सिस्टम है उसकी मदद से, उसके साथ मिलके उसकी कंसल्टेंसी से हम ये जो भी अपना तरतीब देंगे तरीक़ाकार, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं ना सॉइल, हर जगह के ऊपर एक तो सिनेरियो डिफरेंट होगा, हर खेत में हर जगह के ऊपर ये सिनेरियो सेम नहीं होगा, मतलब क्या पानी का जो सतह है वो कहीं ज़्यादा हो, खेत में कहीं कोई कम? कम है, ऊंचा है, कोई अच्छा। नीचे है, कई जगह पानी, किसी जगह पे मलबा जो वाटर सोर्स से करीब है वहाँ पे जो उसका लोड है अच्छा। वो ज़्यादा कहीं पे डंप हो जाएगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो खेत नीचे होंगे, गहरे होंगे, उनमें लोड ज़्यादा होगा। जो पानी के अंदर जो लोड है, बिल्कुल। जो गारा उसमें जो चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, लोड कर रहा है जो मटेरियल, जो पेरेंट मटेरियल, वो वहाँ पे उसकी डंपिंग, जो खेत गहरे हैं उनमें डंपिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। जो ऊंचे खेत होंगे उसके अंदर उसकी डंपिंग कम होगी। तो इस हवाले से इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हम जो है ना इसके डिसीजन करेंगे कि हम अच्छा, इसको किस तरीके से हम डॉक्टर साहब इसी को कंटिन्यू करते हैं, अभी मज़ीद बहुत सवालात हैं, मगर वक्फे का टाइम है, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम अहमद ख़ान मौजूद हैं जो हमें सब्ज़ी और चिकन की कीमतों के हवाले से आगाही देंगे। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो सब्जियां और फल जो है वो महंगे हो चुके हैं। इसी हवाले से अगर हम बात करें मुल्तान में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके हवाले से वो भी जो है वो महंगे हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो है वो आलू, प्याज और टमाटर की कीमत के हवाले से, तो मुल्तान में इस वक्त आलू की कीमत जो है मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज जो है 80 और टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात करें मार्केट में हरी मिर्च 130, लहसुन 400 और अदरक जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। साथ साथ जो है वो भिंडी 230, बैंगन 140 और कद्दू जो है वो भी 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जो हैं वो भी काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि सैलाब के बायस जो है वो जो तैयार सब्जियां थी वो जो है वो नुकसान हो चुका है, सैलाब की जद में आ चुकी हैं। तूरी 140, करेला 160 और अरवी जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो जो है मुल्तान शहर की मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि लीमू 300 रुपये और पालक जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। और मटर की कीमत के हवाले से बात करें, मटर जो है वो भी मुल्तान शहर में 550-600 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फलों की कीमत के हवाले से, फल जो है पपीता 400, अंगूर 600 और अनार जो है 400 रुपये फ़ी किलो मुल्तान शहर में मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मार्केट में अमरूद जो है वो 150, चीकू 450 और जापानी फल 280 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद। हमारे साथ इसी के साथ ही मौजूद हैं गौहर रहमान, जो हमें आज वेदर का मतलब बताएंगे, कंडीशन के क्या सूरत हाल है। जी बताइए। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान में जनूबी पंजाब भर में एक दफ़ा फिर से गर्मी ने एंट्री दे दी है और शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई थी, वो प्रेडिक्शन भी दुरुस्त साबित हो रही है कि रवां हफ्ते में मुल्तान के मौसम में तब्दीली आएगी और एक दफ़ा फिर से गर्मी की वापसी होगी, क्योंकि पिछले दिनों मानसून का 10वां स्पेल चल रहा था, तो 10वें स्पेल के बाद जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया था। बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता था, लेकिन इस वक्त आसमान मुकम्मल तौर पर क्लियर दिखाई देता है, नीला आसमान है और उसके ऊपर सूरज चमक रहा है, तेज़ धूप है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो मुल्तान का आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, और ज़्यादा 12 बजे के बाद 2 बजे के करीब जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और उसको महसूस करने की सलाहियत ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर सकती है। लोग एक दफ़ा फिर से जो मौसम को बड़ा इंजॉय कर रहे थे, मौसम में तब्दीली आई थी, अब एक दफ़ा फिर से जो है वो गर्मी
की वजह से थोड़े से परेशान भी दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अगर हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 87 के करीब पहुँच गया है। और इसके साथ साथ इस वक्त मुल्तान शहर में 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं भी चल रही हैं। शाम के औकात में मौसम खासा अच्छा हो जाता है क्योंकि मौसम में तब्दीली आ रही है। गर्मी से जो है वो सर्दी की तरफ जो है मौसम तब्दील हो रहा है, सीज़न तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं। बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ हैं वो बाहर भी निकलती हैं और नौजवान भी बाहर निकलते हैं, महफिलें भी जमती हैं। तो मौसम में तब्दीली के असरात ये भी आ रहे हैं। साथ साथ महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते में मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन की है कि रवां हफ्ते में जो गर्मी की शिद्दत है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया गौहर आपका। इसी के साथ हमारे साथ फराज भी मौजूद हैं जो हमें फ्लड की सिचुएशन से आगाह करेंगे। जी फराज बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब के बाद मुतासरीन के घर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और मलबे का ढेर जो है वो हो चुके हैं। मैं इस वक्त बस्ती चाह टाली वाला में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो इस बस्ती में 200 से ज़ायद घर थे जो कि मुकम्मल तौर पर सैलाब की नज़र हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेड़ा कल को आबाद और खुशहाल था वो आज सुनसान और वीरान है। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है। दरवाजे टूट चुके हैं, घर की दीवारें जो 4 दीवारें थी वो टूट चुकी है और कमरे भी जो है वो गिर चुके हैं। ये एक दरवाज़ा भी टूट गया, ये जो 4 दीवारी थी वो भी गिर गई है। क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, कैसे आप बनाएंगे इसको? बाबा कैसे बनाएगा, गरीब बंदे हैं, मजदूर लोग हैं। ये सब्जी गिर गई है, बड़ी चिट्टी दाढ़ी हो गई है, बनाने बनाने हूँ गिर गई है। हूँ बच्चे बाहर बैठे हैं, अंदर बाहर का दिल नहीं करेंदा। क्या करूँ, इतना पैसा कौन जड़ा कर लाऊं। कोई हुकूमत कोई शहर ने सारे नाल इमदाद नहीं की थी। हर कोई अपने खर्चे दे जैसे भी गुजारा कर रहे हैं। सामान किधर पड़ा है आपका और कैसे सामान अपना कोई नहर से रखा हो, अगर कोई जगह कोई नहीं रखने दी ना, अपनी ये जगह यहाँ जितने कर खावन पीवन यही रहने रिहायशी आई वो ख़त्म हो गई। जिंदगी की जमा पूंजी थी, ये वेड़ा सुनसान हो गया है। अब किसको आबाद कैसे करेंगे? ये ऐसा कैसे करोगे भाई, जब बस अल्लाह ही करेगा, हम क्या करेगा, हम तो कोई इतनी ताकत नहीं है अब करेगा को। ये घर आबाद थे आज वीरान है। अफसुर्दा तो होते होंगे, गमगीन होते होंगे इस घर को इस तरह मलबे का ढेर होता वो देख के। आपकी खून पसीने की कमाई थी ये। तो क्या करें, कोई चीज़ नहीं सारे को, सारे घर सारे ढह गए, फट गए, बाल बारू बैठे हैं सारे। कोई चीज़ का नहीं को बना के कि गुजारा करूँ। कोई इमदाद था को मिली बजे ऐसा जाने अपने बच्चे सिर लुकाऊँ। अब खाना में ये बच्चे सिर लुकावन, ऐसा बड़े गरीब लोग हैं। तो इनका कहना है कि ज़िंदगी गुजर गई एक घर बनाने के लिए। अब जो है वो घर भी सैलाब की नज़र हो गया। अब पता नहीं कैसे घर बनाएंगे, क्या पता नहीं कैसे जो है वो घर का गुजारा करेंगे। हुकूमत से, इंतज़ामिया से इनका यही मुतालबा है कि इनकी इमदाद की जाए ताकि ये घर की 4 दीवारें एक दफ़ा फिर से बना सकें और जो वेड़ा इनका सुनसान और वीरान हो चुका है उसे एक दफ़ा फिर से आबाद कर सकें। जी, उम्रें लग गई लोगों को अपने घर बनाने में, लेकिन एक सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो हालात बने हुए हैं इस टाइम इतने क़यामत खेज़ हैं कि बस बंदा बयान नहीं कर सकता। हमारे साथ इस टाइम डॉक्टर उस्मान जमशेद मौजूद थे। हम बात कर रहे थे सैलाब के ही हवाले से। मेरा ये सवाल है कि पानी के खड़े होने से बीजों के उगने की जो शरह है वो किस हद तक असर करती है? डेफिनेटली जब अब तो किसान ने तभी सोइंग करनी है, जो बीज लगाने हैं। जब पानी हट जाएगा खेत तैयार करेगा। अगर तो वो खेत आपका जो है वहाँ पे पानी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ, यानी ज़मीन जो है उसकी एरेशन प्रॉपर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, तो डेफिनेटली जो जर्मिनेशन है वो कम हो जाएगी। उसको एक प्रॉपर ऑक्सीजन एयर चाहिए होती है, जर्मिनेट करने के लिए माहौल चाहिए होता है। अगर आपका जो फील्ड है, आपका जो प्रिपरेशन है आपने की है, उसको आपने इसमें टाइम बड़ा क्रिटिकल होगा कि आपने तब सोइंग करनी है जब आपका प्रॉपर जो वतर कंडीशन होती है, जब पानी निकल चुका होता है। जो मिट्टी का, मैं आपको बात को समझाऊं तो हमारे पास जो मिट्टी है बिल्कुल स्पंज की तरह होती है। अच्छा। जैसे स्पंज होता है। अच्छा। आप स्पंज को पानी में डिप करें, पड़ा रहने उसके बाद निकालें, तो बाजार आपको लगेगा इसमें पानी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे दबाएंगे तो उसमें से निकल आएगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो जिस तरह स्पंज के अंदर पोर्स हैं वैसे ही मिट्टी के अंदर भी पोर्स हैं। अच्छा। मिट्टी में 2 तरह के पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स जो बारीक हैं और लार्ज पोर्स मैक्रो पोर्स होते हैं। अब होता यह है कि अगर पानी माइक्रो और मैक्रो अगर पानी ज़्यादा है तो दोनों पोर्स के अंदर वो पानी फिल कर देगा मिट्टी को। अच्छा। और मिट्टी में किसी किस्म की कोई ऑक्सीजन कोई एयर नहीं होगी और सीड जर्मिनेट नहीं कर सकेंगे। अगर रूट्स हैं तो रेस्पायर नहीं कर सकेंगी।
वो तब भी सीड जर्मिनेट करेंगे, तब भी रूट रेस्पायर करेंगे जब मैक्रोपोर्स जो बड़े पोर्स हैं उनमें से पानी निकल जाएगा, उनके अंदर हवा होगी, ऑक्सीजन होगी, एयर होगी, तब भी वो प्रॉपर जर्मिनेट कर सकेगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल होगा कि जब अब पानी जब हट जाएगा उसके बाद पानी उतर जाए, पानी इनफिल्ट्रेट कर जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, और हम अपने जो हम ऑपरेशंस के थ्रू ऊपर जो फील्ड ऑपरेशंस करके उस मिट्टी को हम वेदर कंडीशन के अंदर लेकर आएँ। वैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी भी चल रहा है, तो जैसे ही ये पानी हटेगा तो मेरा ख्याल है जो इसका जो ड्राई होने का टाइम है वो जल्दी आ जाएगा, पानी मतलब खुश्क हो जाएगा और ये इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, पानी अगर मैक्रोपोर्स दोनों पोर्स में रहता है तो ज़मीन वतर में देर से आएगी। तो इसमें टिप यही है कि आप जब सोइंग करें वो प्रॉपर वतर कंडीशन हो, आपका खेत तैयार हो, उस टाइम पे पानी ज़मीन और मिट्टी के अंदर इतनी हवा हो, ऑक्सीजन हो कि वो सीड जो जर्मिनेट कर जाए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, शकूर खान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फातिमा बलोच साहब, आपको वेलकम करते हैं रोही के। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। रेगुलर कॉलर्स हूँ और बड़े अच्छे प्रोग्राम पहले हमारे जितने कंपेयरिंग गलीजें कर रही थी और जो भी हो रहा, तो ये अच्छा टॉपिक आपने चूज किया। डॉक्टर उस्मान साहब की काफी अच्छी ब्रीफिंग करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जब मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है तो हम होश के नाखन लेते हैं, भाई ओ ये क्या होगा, कि जब आपको पता है कि जितने 3 बड़े दरिया थे वहाँ इंडिया ने डैम्स बना लिए, और जो वो डैम्स चनाब, सतलुज और आपका जो रावी था, तो आपका जो पानी का रिवर का एरिया था, चाहे वो इंडस भी हो, तो उस एरियाज में आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी थी। उस एरियाज को जरी लैंड पे यूज करते और आपके वाटर चैनल्स नहीं बने, आपके डैम नहीं बने। कार डैम जैसा मंसूबा मुतनाज़ा कर दिया गया, हालांकि वो टेक्निकल इशू था, उसको पॉलिटिकल इशू बना दिया। आज हम हो रहे हैं कि ये किसान का बेड़ा गर्क हो गया। पहले गंदम की प्राइस का बेड़ा गर्क कर दिया गवर्नमेंट ने, और जो उसी प्राइस उसको बेच के उसने अगली फसलें लगानी थी। अब तो उसके पास पैसा ही नहीं था। अब ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हम जमीनों को किस तरह उसका इस्तेमाल रहे और आलूदा पानी से कैसे बचाया जाए, और इस सलाब के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होंगे। आपका जो डेल्टा आया होगा जहाँ जमीनें जरखेज नहीं कलर होगा, वो पानी जो बरसाती पानी उससे वो कलर वाली जमीनें जो है, सेम वाली जमीनें, वो जरूर जरखेज होगी। लेकिन हर इलाके के सॉइल को टेस्ट किया जाए 5 किलोमीटर के पर, और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को सॉइल टेस्ट करके बताए कि यहाँ आपने आगे फ्यूचर में कौन सी क्रॉप्स लगानी है। अगर वो क्रॉप्स आप उसके मुताबिक लगाएंगे तो आपको इनकम होगी, इस तरह इनकम जनरेट तो नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट उनको ये, या प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट लेके इंसेंटिव डोनेशंस, डोनर्स आए, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे डोनर्स हैं, और बाहर से डोनर्स लेके गवर्नमेंट आए। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, वो तो अपना उसकी पब्लिसिटी पे गवर्नमेंट को लग रहा है अरबों रुपए। तो ये मुझे बताएं तो फिर ये आपका किसान खुशहाल होगा। आपका जरी मुल्क है, जब आप किसान को आप खत्म कर देंगे तो आपके पास इंडस्ट्री कहाँ है? आपकी स्टील मिल जो है वो सिस्कियां ले रही है, आपके पास कालीन बाफी के कारखाने खत्म हो चुके हैं, आपकी यूथ जो है 10-12 लाख आपके 2 साल में मुल्क से चले गए हैं। आपका जो ब्रेन था वो बाहर चला गया, आपने उनको यूटिलाइज ही नहीं किया। तो ये पॉलिसी इस तरह जब बनेगी तो तब आपकी जरा 2-3 साल लगेंगे। और हम उन भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं जो शहीद हो चुके हैं, जिनके घर गए, जिनके वो बेटियां, बहुएं, बच्चे सारे वो शहीद हो गए पानी में। तो हम कब सोचेंगे? ये पॉलिटिकल उसको इशू बना दिया, खुदारा डैम्स बनाए, कुछ नहीं होता डैमों से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शकूर साहब आपका। सर जिस तरह बात कर रहे थे, जी बिल्कुल, शकूर साहब ने बिल्कुल अपने दिल की बातें की हैं। जी, ऐसा और ही है। मैं समझता हूँ तर्जुमानी की है। डेफिनेटली इस टाइम जितने भी लोग हैं, पर्टिकुलर किसान लोग हैं जिनके नुकसानात हुए हैं, सबके इमोशंस ऐसे ही हैं कि इनका जो जवाब है वो दोबारा लेते हैं। हम आपसे ज़रा डिटेल में इस हवाले से बात करते हैं। वक्फे का टाइम हो गया, वक्फा बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद थे और हम सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने आपसे ये सवाल करना था कि जो ज़मीन में मौजूद मुफीद जो जरासीमों में सैलाब के जो असरात हो जाते हैं, और ये भी कहने को मिलता है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो बीमारियां फैलती हैं,
और बड़ी संगीन बीमारियां फैलती हैं। जी बिल्कुल, ये दो तरह के हैं। एक तो जब पानी खड़ा रहेगा तो पानी के अंदर जो उसमें जम्स पैदा होंगे, जिसकी वजह से आजकल आप देखें, अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ की इनके फ्लड्स की खबरों को, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे डायरिया का प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, और बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, पेट की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो जो चल रही हैं, क्योंकि जब पानी जहाँ पे खड़ा पानी है वहाँ पे जो जरासीम है बड़ी तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे जो हाइजीन और सैनिटेशन कंडीशन है कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे इस टाइम जो बीमारियाँ हैं वो एक जो एपिडेमिक की तरह जो है वहाँ पे वबाएँ फूट रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें अगर हम ज़मीन के जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपना रोल प्ले करते हैं, तो डेफिनेटली जो उनकी इकोलॉजी है, जो उनकी पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं ज़मीन के अंदर, तो उनके अंदर भी तब्दीली आएगी। जब पानी आया है, जैसे पहले बात की कि सारी ज़मीन जो है टोटल फिल्ड विद वाटर, तो वहाँ पे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो डेफिनेटली उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आएगा। और जो एनरोबिक पॉपुलेशन है उसके अंदर उसकी तादाद बढ़ जाएगी। ये नेचुरल फिनोमेना है कि जिसके लिए माहौल साजगार होगा उसकी तादाद जो है वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली, लेकिन जब दोबारा बाद में जब पानी पीछे हट जाएगा तो उसके बाद दोबारा ये पॉपुलेशन डायनामिक्स आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होगी। ख़ास तौर पे जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दोबारा वहाँ पे बहाल होंगी, प्लांट्स लगेंगे, प्लांट्स अपने रूट्स ग्रो होंगी, राइजोस्फीयर दोबारा स्टैब्लिश होगा, तो दोबारा से अब जो माइक्रोब्स हैं, ज़मीन का जो माइक्रोब का बैलेंस है पर्टिकुलरली और एनारोबिक बैक्टीरिया का, वो दोबारा आपस में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो नेचुरल सिस्टम है जिसके तहत दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो सैलाब से ज़मीन की तेज़ाबियत और जो नमकियात है, इसमें भी इजाफा हो सकता है? इजाफा भी हो सकता है, लेकिन अपरेंटली जो ज़्यादा है वो नमकियात कम होंगी, साल्ट्स कम होंगे। जहाँ पे सलाइन सॉइल्स हैं पर्टिकुलरली जिनकी इसी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे साल्ट्स मौजूद हैं, जब वहाँ पे सैलाबी पानी आएगा तो क्या होगा कि उनके जो साल्ट्स हैं वो पानी के साथ नीचे लीच डाउन हो जाएंगे। तो उस हवाले से जो पहले हमारे पास स्कॉलर थे वो भी ये बात बता रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं, हम होपफुल हैं और उम्मीद है कि जनाब जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो साल्ट्स पर्टिकुलरली ज़मीन के ऊपर है। तो सैलाब के जो फ्रेश वाटर है, बेसिकली फ्रेश वाटर है, इसके आने से जो साल्ट्स हैं पर्टिकुलरली ये कम हो जाएंगे। ये आगे मैंने आपसे एक सवाल करना है सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंस के वाले से। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नौमान हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने कहा कि फिलहाल के दौरान जंगलात के प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही और ड्रॉप हो गई है। हाँ, चलें, मैंने सवाल ये था कि सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें, ये फील्ड किस तरह से ना क्लाइमेट चेंज को कम करने में मतलब मददगार साबित होती है? जी बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब हमारे ज़हन में सॉइल साइंस की बात आती है या मिट्टी का जिक्र आता है तो हमें लगता है कि मिट्टी का काम सिर्फ़ और सिर्फ फसलें उगाना है, कि इसमें हम क्रॉप्स लगा सकते हैं। और जो मिट्टी का शोबा है सॉइल साइंस, इसका पर्टिकुलरली फोकस सिर्फ फूड सिक्योरिटी तक है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सॉइल है ये पर्टिकुलरली ये मरकज़ है फूड सिक्योरिटी का और आपके इन्वायरमेंट को सस्टेन करने का और ह्यूमन डेवलपमेंट का। आप देखें माजी के अंदर तारीख, अगर इंसानी तारीख उठा कर देखें तो जितने भी माशरे हैं वो कहाँ डेवलप हुए हैं, चाहे वो नील की तहजीब हो, मिस्र की तहजीब दरिया नील के किनारे, आप पंजाब की बात करें, सारे बड़े शहर जहाँ जहाँ से दरिया गुजर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके साइड पे वो मिट्टी मौजूद है जहाँ से उनकी माशी एक्टिविटीज़ होती थी, बेहतरीन ज़राअत होती थी। उसके साथ साथ जो हमें सिर्फ ये पहलू नज़र आता है, लेकिन इसका जो बड़ा कलीदी किरदार है इन्वायरमेंट को सस्टेन करने में है। आजकल हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो उसमें जो गैसेस का अखराज है पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम कहते हैं उसका जो अखराज है ज़्यादा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन फुटप्रिंट्स ज़्यादा हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इन्वायरमेंट में जा रही है। तो सॉइल जो है वो बेसिकली एक सिंक है जिसके अंदर हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं और माइक्रोब इसके अंदर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर कार्बन को स्टोर करने में और इस गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करने में। तो सॉइल एनवायरमेंटल साइंस का जो फील्ड है ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम रिसर्च करके या इसमें हम अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करके हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट्स को इस बारे में, जो यूथ है हमारे पास, उसको सोचना चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स लें जिनकी प्रैक्टिकल ज़रूरत है। तो उस हवाले से जो सॉइल एनवायरमेंटल साइंस बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। आप इसमें अगर रिसर्च करके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सलूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने नॉलेज के थ्रू एक, मैं समझता हूँ कि जो इस टाइम माशरे को, हमारे इंसानों को, हमारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं
उनके सॉल्यूशंस को फाइंड किया जा सकता है सॉइल एनवायरनमेंट के अंदर रिसर्च करके। आपने जैसे बताया सॉइल एनवायरमेंटल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो जैसे इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी अब आने वाला है, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, एक तो वैसे अब ट्रेंड ये भी चल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोशल मीडिया पे देखें ना, आजकल इस किस्म के भी कमेंट्स चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है जी, बस आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और फ्रीलांसिंग कर लें, कुछ भी कर लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके तवसत से, बिल्कुल ज़रूर आप फ्रीलांसिंग भी करें, आप बाकी चीज़ें भी सीखें, लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, वो आप कम अज़ कम बैचलर ज़रूर करें। बैचलर से अगर आप यूनिवर्सिटी से बैचलर करते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक पीस ऑफ डिग्री ले रहे हैं, बल्कि वो यूनिवर्सिटी का माहौल जो है, जो लर्निंग इकोसिस्टम है, वो बेसिकली आपको सिखाएगा, आप अंदर बहुत सी स्किल ऐड करेगा। अभी मेरा ख्याल है 18 तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है इंटरमीडिएट का, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं पास आउट होंगे और वो उनको डिसाइड करना है। बहुत से लोगों ने एडमिशन ले लिया है, लेकिन बहुत से लोग भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने के ऊपर हम कहाँ जाएँ। तो उसके अंदर डेफिनेटली जो मॉडर्न फील्ड्स हैं उस तरफ जाएँ। डाटा साइंस के फील्ड्स अच्छे हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, ये फील्ड्स अच्छे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और मैं यह बताता चाहूँ कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में ICS, FSC, FA, ICOM सब कम्बिनेशंस के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसमें एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंटल साइंस है, और ख़ास तौर पे 2 नए डिग्री प्रोग्राम हैं जो पहले फेज़ में हमने ऑफ़र नहीं किए थे। उसमें रिमोट सेंसिंग, BS रिमोट सेंसिंग है, और BS इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, ये 2 प्रोग्राम हम अभी एडमिशन ओपन है इनके अंदर। तो तलबा व तलबात जिन लोगों का रिज़ल्ट आ रहे हैं, कल के परसों रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो इसमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आप जहाँ भी। मैंने ना ये जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैंने ये भी आपसे सवाल करना है कि यूनिवर्सिटीज़ का किस हद तक अमल दखल है, यूनिवर्सिटीज़ किस हद तक काम कर रही हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं दोबारा ये सवाल पे आऊँगी। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं, ये बिजली की वजह से हमें आगाही देंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मैपको रीजन में सैलाब से मुतासरा 20,925 सार्फिन की जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजा खोर साजरी वैन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरा कैमरा मैन दिखाएगा, यहाँ पर जो है वो पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम होती चली जा रही है। यहाँ पर जो इलाका है, पूरे इलाके की बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है, और उसके साथ जो दीगर मौजाजात हैं, अकबरपुर है, बख्शवाला है, हमरोट है और अलमदी सोरा, इन तमाम इलाकों की जो फीडर्स लगते थे उनकी बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल की गई है। मैपको रीजन के 13 अजला में अब तक जो है वो 166 फीडर्स की जुज़वी तौर पर बिजली बंद है, जबकि 7 फीडर से मुकम्मल तौर पर जो है वो बिजली की बहाली कर दी गई है। अगर हम बात करते हैं ज़िला मुल्तान की, तो ज़िला मुल्तान के 25 फीडर से अभी तक तकरीबन 93,057 सार्फिन की जो है वो बिजली मुकम्मल तौर पर बंद की गई है मुख्तलिफ़ फीडर से। जबकि और दिगर अगर हम ज़िला की बात करते हैं तो ज़िला बहावलपुर के 27 फीडर से 29,000 तकरीबन 683 सार्फिन की बिजली जो है वो मुनक़ता की गई है। सबसे ज़्यादा जो फीडर मुतासर हुए हैं वो मुल्तान ज़िले के हुए हैं, और सबसे ज़्यादा सार्फिन भी जो है वो मुल्तान ज़िले के बनते हैं। जूँ जो है वो पानी की सतह कम हो रही है, उन इलाकों में जो बिजली की बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कल जो है वो एक्सियन कैंट बाबर गुजर की सरबराही में और SDO ज़ीशान कुरैशी कैंट सब डिवीज़न की टीम ने मिलकर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बिजली की बहाली का काम शुरू किया है। और आज भी जो है वो मैपको की टीमें जो है वो जो सैलाब के इलाकों में मौजूद है और सरगर्म नज़र आती हैं। जिन इलाकों में पानी की सतह मुसलसल कम होती चली जा रही है, उन इलाकों में जो है वो बिजली की बहाली का काम जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सवाल किया था ब्रेक से पहले कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या किरदार है अब जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी सोशल एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनिवर्सिटीज़ की भी, तमाम इदारों की, कि इसके अंदर अभी करंट रिलीफ चाहिए, उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है तो उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे काम कर रही है। हमारे पास कुछ अपने तजर्बात हैं। 2021-22 में जो फ्लड आया था, हमने उसके अंदर बड़ा जामिया प्लान बनाया था कि पहले उनको फौरी तौर पे रेस्क्यू के हवाले से, फिर उसको फ्लड रिलीफ के हवाले से, और बाद में रिहेबिलिटेशन के लिए हमने उनको जो किचन गार्डनिंग के लिए प्लांट्स प्रोवाइड किए थे, सीड प्रोवाइड किया था। तो हम यूनिवर्सिटी अभी भी करंट सिनेरियो के अंदर भी हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने वहाँ पे भी फौरी तौर पे देखा है जलालपुर पीरवाला के अंदर, वहाँ पे इस टाइम जो पब्लिक हेल्थ और लाइव स्टॉक हेल्थ
इसके बड़ी काम की ज़रूरत है। तो हमारे जलालपुर पी वाला में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो कैंपस है, वहाँ पे लाइव स्टॉक के लिए फ्री हेल्थ कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पे लोग अपने जानवर चेक करा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर जानवर भी एक बड़ा मुतासर हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट मशीनरी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सारे जानदारों को चेक कर सकें, मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकें। तो हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट ने जलालपुर पीर वाला कैंपस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक जो है लाइव स्टॉक कैंप डेस्क इस्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ पे लोग अपने जानवर लेके आ रहे हैं, लाइव स्टॉक लेके आ रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, उनको ना सिर्फ डायग्नोस किया जा रहा है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा हमने हमारे पास जो वहाँ पे कैंपस है उसके बिल्कुल साथ एक फ्लड जो है पहुँच चुका है, और वहाँ पे सारे जो सैलाब मुतासिर लोग वहाँ मौजूद हैं। हमने उनकी सहूलत के लिए वहाँ पे साफ़ पानी अरेंज किया हुआ है, बल्कि अपने यूनिवर्सिटी के जो गेट्स हैं ओपन रखे हुए हैं कि जो भी मुतासिरीन हैं वो वहाँ पे आके जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये तो भी जो करंट सिनेरियो में हम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपने आगे का लाइहमली बना रही है कि जब पानी ये पीछे हटेगा तो इन लोगों ने वापस अपने घरों में जाना है। अभी तो लोग इनको कैंप्स के अंदर फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब ये लोग इनके घरों के जो हालात मखदूश हो चुकी है, जब ये लोग वापस अपने घरों में जाएंगे तो डेफिनेटली इनको एक दफ़ा फौरी तौर पे किचन सपोर्ट भी चाहिए होगी, और उसके साथ जो आगे एग्रीकल्चर एरिया सारा है तो वहाँ पे इन्हें अपनी अगली रबी सीज़न के लिए क्रॉप्स तैयार करने के लिए भी इनको ज़रूरत है वहाँ पे। तो हमने पूरा प्लान, जामिया प्लान यूनिवर्सिटी जो है बना रही है, एक पूरा एक डिटेल्ड प्लान, जिसके अंदर हम इनकी ना सिर्फ सॉइल के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करेंगे, इनको हम इनकी कंसल्टेटिव सेशन प्रोवाइड करेंगे, इनको इनकी हम हैंड होल्डिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इनके लिए जो विंटर सीज़न रबी क्रॉप्स के लिए हम इनको सीड्स प्रोवाइड करें, इनको हम नर्सरीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि फौरी तौर पे वेजिटेबल्स अपने घर की, अब हम पहले बुलेटिन में सुन चुके हैं कि वेजिटेबल्स महंगी हो रही हैं, और डेफिनेटली जब आज बड़ा मुश्किल है अपने किचन चलाना, तो हमने लास्ट ईयर भी ऐसे किया था जो लास्ट एपिसोड में फ्लड की। तो अभी भी हमारा प्लान यही है कि हम इनको किचन गार्डनिंग के लिए वेजिटेबल्स प्रोवाइड करें, इनके नर्सरी प्रोवाइड करें, जो फौरी तौर पे चलो अपने घर के लिए अपनी वेजिटेबल्स वो ग्रो करना स्टार्ट करें, कि उनका अपना जो लेवलीहुड है, अपना जो ज़िंदा रहने का सर्कल है, खुराक का सर्कल है, वो स्टार्ट हो जाए, वो ज़्यादा परेशानी ना हो। डेफिनेटली मुश्किल वक्त है, चैलेंजिंग एक टाइम है इस टाइम पे। तो ये यहाँ पे सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अकेला कुछ नहीं कर सकते, बल्कि पब्लिक कम्युनिटी, और ना ये काम गवर्नमेंट अकेले कर सकती है। अगर हम समझें कि गवर्नमेंट अकेले सारा रिहेबिलिटेशन कर लेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें कम्युनिटी लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ को, कम्युनिटीज़ को, यूथ को, गवर्नमेंट को, हम सब को मिल के इस मुश्किल वक्त के ऊपर हमें अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक रोल प्ले करना है। अभी तो एक नुकसान में भी नज़र आ रहा है कि लोग अपने घरों में नहीं बैठे बल्कि कैंप्स में बैठे हैं। जब ये लोग अपने घरों में जाएंगे तो वो एक बड़ा मुश्किल मरला होगा, एक मुश्किल टाइम होगा, जहाँ पे जाकर दोबारा उन्हें अपनी ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करना है। अच्छा, ये एक और सवाल कि इस टाइम किसानों को ज़मीन की बहाली का जो अब तो जो नुकसान होना था सो हो गया, ज़मीन की बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से जो है किस किस्म की इमदाद मिलनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, डेफिनेटली हुकूमत इस पे प्लान कर भी रही है। अब हमने कल परसों देखा था कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इमरजेंसी बता दी है कि इमरजेंसी नाफिज कर दिया है, तो डेफिनेटली हुकूमत इसमें इनको सपोर्ट करेगी, और पर्टिकुलरली जो सपोर्ट करनी चाहिए वो इनपुट्स के हवाले से है, क्योंकि किसान अपना बड़ा उसका कंट्रोल बजट चल रहा होता है कि एक क्रॉप हार्वेस्ट होती है, उसकी जो इनपुट होती है उससे जो कास्ट आती है वो अगली क्रॉप की जो है इनपुट तैयार करता है, यानी 1 to 1 चलता है, उसका कोई लंबा चौड़ा नहीं होता सिस्टम। उसका यही होता है कि एक क्रॉप से आउट ही उसका जो बजट आया उससे उसने अगली क्रॉप खरीदनी होती, उसकी इनपुट्स खरीदनी होती हैं। अब हमारे सामने है कि सैलाब आया, हर चीज़ जो है उसके पास जो कुछ भी था, चाहे उसका लाइव स्टॉक था, चाहे उसका सीड पड़ा हुआ था, या उसकी क्रॉप जो उसकी कैश की सूरत में जो नज़र आ रही थी उसको भी ख़त्म हो गई, सब कुछ बर्बाद। तो अब यहाँ पे जो ज़रूरत है, ना सिर्फ हुकूमत इसको पूरा कर सकती है बल्कि एज ए कम्युनिटी जिस तरह हम बाकी चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको खाने पीने राशन दे रहे हैं, तो उसी तरह से हमें किसानों की हैंड होल्डिंग के लिए उनको अच्छा सीड, फर्टिलाइज़र, उनको जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं और उनकी जो ज़मीन तैयारी के हवाले से उसके अंदर सब्सिडी, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ किसान के लिए इस टाइम नीड ऑफ़ द टाइम होंगी कि जब वो वापस पानी हटने के बाद अपनी ज़मीनों के ऊपर जाएंगे, उनको बात करने को देखेंगे, तो उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि उन्हें रबी क्रॉप के लिए किस तरीके से इनपुट्स अपनी, चाहे सीड है, फर्टिलाइज़र है, या ऑपरेशंस के लिए उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है, चाहे डीज़ल है, डेफिनेटली उनकी मशीनरी को चलाने के लिए उन्हें ये इनपुट्स कॉस्ट चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और हम सब को एज ए कम्युनिटी, हम सब को किसान के इन अवामिल में उसकी दोबारा कि उसकी रबी क्रॉप जो है वो लग जाए, हमें उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। और एक और चीज़, ये हमारा इस तरह भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारी, हमें पता है जो हमारी स्टेपल फूड गंदम है उसका सीज़न है, रबी क्रॉप विंटर में सो होती है, अगर यहाँ पे हम गफलत कर जाते हैं, हम उसको इनक्रेज नहीं करते, तो डेफिनेटली अगर गंदम कम लगती है तो इसका एक फूड सिक्योरिटी का पूरा जो प्रेशर आएगा वो पूरे मुल्क के ऊपर आएगा। तो इसलिए हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किसान को दोबारा बहाल करने में, उसके खेतों को आबाद करने में, उसके फील्ड्स को दोबारा
सरसब्ज लहलहाती फसलें वहाँ पे हों। ये हम सब का ये सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी इसमें हैंड होल्डिंग करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम क्या फसलों को तब्दील करके सैलाब के नुकसानात से बच सकते हैं? सैलाब के नुकसानात, एक तो सैलाब आने से पहले कि हम उनका जो हमें पता है मानसून में सैलाब आता है तो हम उसके बीच में बिल्कुल उसके सैलाब आने से पहले हमें पता है फ्लड एपिसोड्स हैं, फ्लड्स मानसून में आता है, तो हम अपने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लगा के ये क्रॉप्स चेंज करके डेफिनेटली मुमकिन सैलाब से बचा जा सकता है। विंडोज़ चेंज करके, ग्रोइंग विंडोज़ जो हैं उनको तब्दील करके, और उसके बाद अब सैलाब के बाद की जो सूरत है वहाँ पे एनालिसिस करा के अपनी सॉइल का, और जो हमारा रीजनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस है उनसे मशवरे के साथ हम क्रॉप्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त दिया। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया और ये भी बताया कि हुकूमत हर तरह से ताउन कर रही है, मगर सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, आवाम को भी मिलकर काम करना चाहिए और समझना चाहिए जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।